हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे यूनिट 4 को देखें तो यूनिट 3 की तरह ही यूनिट 4 भी हमारी एक बहुत लेंदी यूनिट होने वाली है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं और इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी यहाँ पे हो सकती है। सभी टॉपिक्स का टाइम आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को किसी टॉपिक वाइज देखना है तो वहां पे आप लोग जो है देख सकते हो उस हिसाब से। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यूनिट 4 हमारी होने वाली है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर। अब एक चीज सिंपली समझो, यहाँ पे ना इस पूरे यूनिट 4 में हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, यानी कोई भी हमारी दवाएं होती हैं, तो कैसे हम लोग यहाँ पे जब भी यहाँ पे जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो वो कैसे यहाँ पे दवा की क्वालिटी को मेंटेन करके रखती है, उसके लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में ही हम लोग यहाँ पे इस पूरे यूनिट 4 में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बाकी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से यहाँ पे मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं, तो पहला टॉपिक तो हम लोग इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ही पढ़ेंगे। अब ऑल्दो अगर आप देखो तो ये पूरा ही इसी का पार्ट है, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये कि हमारे क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे हम लोग इंडस्ट्री में और उसके क्या क्या सिस्टम होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको एज अ सेपरेट टॉपिक भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक टॉपिक ये हो गया। फिर दूसरा टॉपिक हमारा, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी भी इसी के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक हमारा आ जाएगा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तीसरा टॉपिक हमारा आ जाएगा क्वालिटी बाय डिजाइन, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। देखते हैं कितने टॉपिक हैं। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। फिर फिफ्थ टॉपिक आ जाता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो 5 टॉपिक ये हो गए। फिर हमारा 6 नंबर का टॉपिक आ जाएगा चेंज कंट्रोल। फिर 7 टॉपिक आ जाएगा ISO 900। 8 टॉपिक आ जाएगा ISO 14000, और सॉरी 9000 ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9 टॉपिक आ जाएगा NABL, और 10th टॉपिक आ जाएगा हमारा GLP। यानी देखें तो हमारे टोटल यहाँ पे 10 टॉपिक होने वाले हैं, और इन 10 टॉपिक को हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। बाकी इसकी जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे कौन कौन से प्रोसीजर्स को यहाँ पे फॉलो करती हैं, अप्लाई करती हैं, ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी यहाँ पे मेंटेन रह सके। अब एक चीज आप लोग समझना, यहाँ पे ना देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बस बस उनको पढ़ना है, समझ लेना है। इसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, और अगर एक एक लाइन को पढ़ के यहाँ पे ज्यादा समझाया तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसलिए देखो, जहां मुझे लगेगा कि चीजें एक्सप्लेन करनी है वहां मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। और जहां थोड़ा सा लगेगा कि सिंपल सिंपल है, वहां पर आप लोग जो है ऐसे देख लेना, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होती हैं जो कि डिजाइन करी जाती है ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसिस्टेंटली, ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो भी हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, वो जो भी हमारा प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मीट करे। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी क्वालिटी के लिए भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो मीट करना चाहिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बने, और जो कस्टमर है, ठीक है, उसको भी मीट करे, कि जो कस्टमर जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है उस सर्विस को भी वहां पे वो मीट करे। तो क्यूएमएस हमारा क्या होता है? अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो कि हमारा क्या करता है, मेंटेन करता है क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट और उनकी सर्विस को भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट को भी और जो प्रोडक्ट को देने की सर्विस है, इन दोनों को ही मेंटेन करने का काम हमारा क्यूएमएस करता है। बाकी ये हमारा एक्ट होता है सुपरवाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी एक्टिविटी हमारा एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उन सभी को सुपरवाइज करना, ठीक है। ये हमारा काम होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखें अपने कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में, ठीक है, कि क्वालिटी को मतलब कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है क्वालिटी, से हमारा मतलब क्या है। तो जो हमारा USFDA है, ठीक है, यूएस का जो हमारा रेगुलेटरी कह सकते हो अथॉरिटी है, FDA, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है,
इट इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस एबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स डिमांड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कस्टमर की डिमांड पे कितना खरा उतर रहा है, कितनी अच्छे से कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, वही हमारा होता है क्वालिटी। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी वाला कब होगा कि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है वो उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे कह सकते हो पूरा कर सके। अब मान लो कोई अगर मान लो जो है बुखार की दवा है या फिर किसी भी चीज की दवा है, तो वो दवा कितनी अच्छे से उस डिजीज को ट्रीट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। बाकी क्वालिटी इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट बीइंग डिफेक्ट फ्री बट ऑल्सो अबाउट फिटनेस फॉर यूज। अब देखो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि इस प्रोडक्ट में सिर्फ कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे मान लो एक हमारी कोई दवा है, ठीक है, अब उस दवा में कोई डिफेक्ट नहीं है, उस दवा में जितना हमारा एपीआई होना चाहिए वो भी है, ठीक है, उसका उसका जितना भी क्वालिटी कंट्रोल हमने टेस्ट किया वो सारा बिल्कुल एकदम अपने पैरामीटर्स पे खरा उतरा, लेकिन फिर भी अगर वो दवा जिस चीज के लिए बनाई गई है अगर वो उस चीज के लिए काम ही ना कर पाए, तो भी हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि उस दवा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उस दवा की क्वालिटी कब अच्छी होगी, जब पहली बात तो वो डिफेक्ट फ्री हो ही, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज के लिए वो दवा बनाई गई है उस पर भी अपना वो बराबर इफेक्ट करे, तो तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दवा बहुत अच्छी क्वालिटी की है। बाकी इन फार्मा में क्वालिटी क्या होता है कि फार्मा में क्वालिटी का मतलब होता है कि जो ड्रग है, ठीक है, वो हमारी सेफ हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, और प्योर हो, कंसिस्टेंट थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ। तो जितने भी टाइम यहाँ पे उसकी सेल्फ लाइफ है, जैसे अगर एक साल तक की सेल्फ लाइफ है, 2 साल तक यहाँ पे सेफ रहे, तो उस पूरे 2 साल तक उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो सेफ्टी है, ठीक है, उसकी जो प्योरिटी है, वो यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए, वो अपना सेम इफेक्ट शो करनी चाहिए थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ, तब हम लोग बोलेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव को देखें तो ऑब्जेक्टिव मतलब यही है कि इसका हमारा क्या मतलब है, ठीक है, कि क्यूएमएस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये हमारा इसमें हमारे कुछ ऐसे सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करके जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन कर सकती हैं। जैसे इसमें हमारे कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हमारी कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं पहले से ही कि हाँ जो प्रोडक्ट है वो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री उन सभी चीजों को फॉलो करेगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो दवा बनेगी, उसकी क्वालिटी हमारी अच्छी रहेगी। उसके बाद भाई देखो हमारे रेगुलेटरी और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, जैसे अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हमारा ISO 9000 सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है क्वालिटी का। तो भाई वो हमारा कब मिलता है, एक इंडस्ट्री को ISO का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी। उसके बाद यहाँ पे एरर, डिफेक्ट्स, वेरिएशन, ठीक है, इन सबको यहाँ पे मिनिमाइज करता है कि कम से कम एरर हो, कम से कम उसमें वेरिएशन हो। उसके बाद एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब कि काम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसीजर कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है तो क्वालिटी में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जो भी सिंगल प्रोसेस है, ठीक है, वो भी हमारी सिस्टमैटिक वे में हो। तो जब ये सारी चीजें और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन हो, तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो क्वालिटी पर ध्यान देने से क्या होता है, हर चीज में फायदा होता है। उसके बाद टू इनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर जब उसको यहाँ पे एक रिलायबल और इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो क्वालिटी का मतलब ही होता है कि क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि एक बार हमने देख लिया कि सारी चीजें सही हैं और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा कभी ध्यान ही नहीं दे रहे। क्वालिटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें कंटिन्यू ध्यान देना है कि उसको हम अच्छे से अच्छा और बेहतर बनाने की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियर रोल्स, और यहाँ पे देखो सब मेन बात क्या है कि एक इंडस्ट्री या एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जब हर डिपार्टमेंट साथ में मिलकर क्वालिटी पर फोकस करता है तभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट में क्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो सभी के जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी के लिए, ठीक है, उनके लिए भी जो भी रियल रोल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो मेंशन होते हैं क्लियरली। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग एंड स्किल, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के अंदर उनको यहाँ पे स्किल करना, उनको ट्रेन करना क्वालिटी के लिए, ठीक है, कि वो जो भी क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको मीट कर सकें, तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग वगैरह देना। तो वो सारी चीजें भी हमारी क्यूएमएस के ऑब्जेक्टिव में आती हैं। उसके बाद टू इंश्योर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो भी एम्प्लॉयज हैं सभी के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो है किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम बस अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, सभी में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए टाइम टाइम पे। तो ये सारी चीजें भी हमारा क्यूएमएस इंश्योर करता है। और उसके बाद एक कल्चर बिल्ड होता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बिल्ड होता है कि हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना ही है, क्योंकि इसी से हमारी कंपनी आगे ग्रो करेगी। तो ये सारी चीजें हमारी क्यूएमएस के ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को देखें, तो एलिमेंट्स मतलब कि क्यूएमएस के कह सकते हो क्या क्या एक एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है क्वालिटी पॉलिसी।
तो इसका मतलब देखो, क्वालिटी पॉलिसी का मतलब होता है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल कमिटमेंट होता है ये कि हाँ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये एक गोल होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ गोल तैयार करती है कि हमें ये सारे गोल्स की तरफ जो है फॉलो करना है, इन गोल्स की तरफ हमें बढ़ना है ताकि हम अपनी डिजायर्ड क्वालिटी को अचीव कर सकें। उसके बाद एक हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी मैनुअल होता है, जिसमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है कि किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करना है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोसेस होती है, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी प्रोसेस है, तो हर एक प्रोसेस को किस तरीके से करना है उसका एक सिस्टमैटिक, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर। एसओपी क्या होता है, एक रिटन, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हर प्रोसेस को किस तरीके से सही से परफॉर्म करना है उसका एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो हमारे इसमें मेंशन होता है। उसके बाद सभी का रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, ठीक है, वो हमारे इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट, देखो ऑडिट का मतलब होता है जांच परख करना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लोग यहाँ पे कभी एग्जाम वगैरह देते हो तो वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, कभी कभी कॉलेजेस में भी इंस्पेक्शन हो जाता है, तो वही होता है इंस्पेक्शन, मतलब कि जांच करना, ठीक है, परख करना कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दवाएं कैसे बन रही हैं, तो वो भी हमारा रेगुलर टाइम टाइम पे होता रहना चाहिए ताकि क्यूएमएस की इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सके। उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, सीएपीए होता है, तो इसका मतलब होता है कि फॉर आइडेंटिफाइंग, करेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग, तो अगर कोई भी इश्यू है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना, फिर यहाँ पे उसको करेक्ट करना, और यहाँ पे फ्यूचर में ध्यान देना कि वो दोबारा ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना। तो ये हमारा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें अपने आईएसओ 9001 को, अब देखो इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, बट आप इतना समझो कि ये हमारा एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसओ 9001। अब इसको 2015 को बोलते हैं क्योंकि ये इसका लेटेस्ट रिवीजन होता है, ठीक है, कि लेटेस्ट कब ये यहाँ पे रिवाइज हुआ है, तो यहाँ पे ये इसका ईयर मेंशन होता है। जैसे पहले यहाँ पे आप लोग को याद हो तो बहुत पहले मेंशन होता था 9001 टू 2008, तो इसका मतलब था कि उस टाइम उसका रिवीजन 2008 में हुआ था, लेकिन 2015 के बाद यहाँ पे ऐसे मेंशन होने लगा। तो इसको तो अभी बहुत डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि यही, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है। ये क्या होता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है जो कि एक कंपनी को तब दिया जाता है जब वो अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। तो ये सर्टिफिकेट हमारा क्या होता है, आईएसओ 9001 से 2015, ठीक है, ये हमारा सर्टिफिकेट होता है जो कि किसी कंपनी को दिया जाता है। तो अगर किसी कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका मतलब कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी उसको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हमारा कह सकते हो हमारा शो करता है कि हाँ अगर ये सर्टिफिकेट है कंपनी के पास तो उसके प्रोडक्ट हमारे अच्छे ही होंगे। इट स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट फॉर अ क्यूएमएस दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू डेवलप देयर ऑन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आईएसओ 9000 को भी हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, जब उनको फॉलो कर लेती है कंपनी तभी यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट जो है उसको दिया जाता है। तो इसको अभी बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी आप लोग को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्यूएमएस सर्टिफिकेशन की बात करें तो देखो वही चीज आ जाती है कि क्यूएमएस सर्टिफिकेशन क्या होता है, एक हमारा फॉर्मल अप्रूवल होता है जो कि हमारा ग्रांट किया जाता है उन फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि शो करती हैं कि उन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पे कौन कौन सा कह सकते हो, सबसे जो फेमस होता है वो होता है आईएसओ 9001 का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आईसीएच Q10, ठीक है, तो इसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो कि हमारा क्यूएमएस सिस्टम को मेंटेन करने पर ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं। अब अगर हम लोग इसके पर्पज की बात करें तो पर्पज इसका होता है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म, देखो ये सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब यहाँ पे सारे रेगुलेटरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पे कंपनी कंप्लाई करती है, यानी कि उनके साथ कह सकते हो मेल भाव बना के चलती है, उनको फॉलो करती है। और उसके बाद जब कस्टमर कॉन्फिडेंस और ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जिस कंपनी को यहाँ पे क्यूएमएस मतलब कि आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर वहां पे उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाती है कि अब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा उसको कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार होता है क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिला होता है। तो सभी लोग का भरोसा बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है, इस कंपनी को ये आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेट मिला है, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छे ही होंगे।
अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या होता है कि हमारा क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी को इंश्योर करता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स को भी हमारा फैसिलिटेट करता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर ISO 9000 का सर्टिफिकेट किसी को मिला हुआ है तो उसको और भी जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा उसको मान लो कोई नई दवा के लिए IND अप्रूवल चाहिए, NDA अप्रूवल चाहिए, तो वो सब उसको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो भाई देखिए ये सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो जिसने अपनी कंपनी में क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करके रखी हो। तो फिर जब क्वालिटी अच्छे से मेंटेन होती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रमोट होता है, और यहाँ पे एक ट्रस्ट हमारा बिल्ड होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और कस्टमर्स में। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ इस कंपनी को अगर ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका मतलब इस कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर अपने सिलेबस को अगेन देखें तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्वालिटी मैनेजमेंट को थोड़ा सा देखा और इसके सर्टिफिकेशन को देखा। अब हम लोग थोड़ा सा और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी को भी देखा। ठीक है, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब यही जो हमने डेफिनेशन देखी थी, हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये देखो यहाँ सभी से क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। बाकी देखो इसमें कुछ खास है नहीं समझाने वाला। जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भी मतलब क्या हो गया, टोटल का मतलब हो गया होल यानी पूरा, और क्वालिटी मैनेजमेंट की पूरी मतलब कंपनी में हर एक चीज की क्वालिटी को मैनेज करना, वही हमारा हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं करना है, बल्कि जो प्रोडक्ट है ठीक है वो तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारी सर्विस है ठीक है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, ओवरऑल कंपनी का एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है उनके बीच का रिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, की हमारी कंपनी की टोटल क्वालिटी को मैनेज करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ये आ जाता है TQM के अंदर। तो यहाँ पे वही चीज है कि टोटल का मतलब हो जाता है मेड अप ऑफ होल और कंप्लीट, और क्वालिटी का मतलब हो गया डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, है ना, या फिर सर्विस, और मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, एक्ट, आर्ट या फिर मैनर ऑफ हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। टीक्यूएम क्या होता है, टीक्यूएम को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव सक्सेस, ठीक है, एक्सेलेंस, यानी कि पूरी सिस्टम को यहाँ पे पूरे सिस्टम को मैनेज करना, पूरे सिस्टम की क्वालिटी को मेंटेन करना ताकि एक्सीलेंस को अचीव किया जा सके। यही होता है टीक्यूएम का मेन ऑब्जेक्टिव, और यही होता है टीक्यूएम। और टीक्यूएम क्या होता है, रिक्वायर्स दैट कंपनी मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। दिस रिक्वायर्स ensuring that things are done right the first time and the defect and waste are eliminated from operation। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी सही चीजें हैं ठीक है वो सही टाइम पे इंप्लीमेंट करी जा रही है, पहली बात, और अगर कोई डिफेक्ट है या फिर कोई वेस्ट है ठीक है तो उसको सही टाइम पे रिमूव कर दिया जा रहा है, एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हमारा टीक्यूएम जो है इंश्योर करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। भाई देखिए जब कंपनी का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी होगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपने आप अचीव हो जाएगी। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, सभी इंप्लॉय को यहाँ पे इन्वॉल्व करना, उसके बाद वेस्टेज को यहाँ पे रिड्यूस करना, डिफेक्ट को भी यहाँ पे रिमूव करना, उसके बाद एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और लॉन्ग टर्म सक्सेस को मेंटेन करना थ्रू कंसिस्टेंट क्वालिटी। क्योंकि देखो क्वालिटी अच्छी होगी तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेगी। अब प्रिंसिपल की बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा एक सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल पे बिल्ड होता है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ताकि कंटिन्यू इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखने को मिले। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस प्रिंसिपल के हमारे जो मेजर कोर एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला हो जाता है फोकस ऑन कस्टमर। तो ये इसका सबसे पहला कोर एलिमेंट होता है हमारे प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे देखो फोकस ऑन कस्टमर का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, कस्टमर ही तो हमारा सबसे एक कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका मेन गोल, मेन टारगेट क्या होता है, कस्टमर की नीड को फुलफिल करना। भाई कस्टमर ही उसका प्रोडक्ट लेंगे तभी कंपनी चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, द मेन गोल ऑफ टीक्यूएम इज टू मीट और एक्सीड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट को लेकर उन सभी को मीट करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा डिटरमाइन करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी और बिजनेस की सक्सेस को। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी से जुड़ा रहेगा, बार बार उसके प्रोडक्ट को लेता रहेगा और कंपनी यहाँ पे सक्सेस करती रहेगी, बिजनेस यहाँ पे सक्सेस होता रहेगा। रेगुलर फीडबैक हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, और यहाँ पे क्या है कि हमें कस्टमर का फीडबैक भी लेते रहना है कि अगर कोई कमी है ठीक है तो कस्टमर का फीडबैक हमें लेना है और उसको कंटिन्यू उस कमी को दूर करने की हमें कोशिश करते रहना है। तो ये हमारा हो जाता है फोकस ऑन कस्टमर। अब उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है भाई, देखिए एक कंपनी के अंदर हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो हमें उन सभी को जो है इन्वॉल्व करके रखना है, ठीक है, कि हर एक एम्प्लॉय हमारा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें टीम वर्क को प्रमोट करना है, सभी को मोटिवेट करना है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में अगर कंपनी का कोई भी बड़ा डिसीजन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो उसमें सभी का पार्टिसिपेशन हमें होना जरूरी है, ठीक है, सभी को बता के करना है। तो ये इससे क्या होता है, इससे उनको एक भरोसा होता है कि हाँ हम भी इस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
प्रॉपर ट्रेनिंग और हमें एम्पावरमेंट जो है प्रमोट करना है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो क्वालिटी गोल्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो ये हमारा हो जाता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद देखो प्रोसेस सेंटर। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्वालिटी है, ध्यान से समझना, जैसे क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि जब हमारा प्रोडक्ट जो है बन के तैयार हो जाए तब हम लोग यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का है, बल्कि क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं तो हर एक स्टेप में हमें उसकी क्वालिटी चेक करनी है, कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग के हर एक स्टेप में हमें देखना है कि कहीं यहाँ पे इस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं इस स्टेप में इसमें जो है कुछ कम ज्यादा तो नहीं होगा, कहीं इसका टेम्परेचर तो नहीं ज्यादा हो गया, कहीं इसका पीएच कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो हमें हर एक मतलब प्रोसेस के हर एक स्टेप को चेक करना है। तो क्वालिटी इज अचीव्ड बाय इंप्रूविंग द प्रोसेस, नॉट जस्ट चेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को नहीं बल्कि प्रोसेस को चेक करना है। ईच स्टेप इन प्रोडक्शन इज मॉनिटर्ड एंड ऑप्टिमाइज टू प्रिवेंट एरर्स, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारा सभी को ऑप्टिमाइज करना है, हर स्टेप को मॉनिटर करना है, देखते रहना है। और एक कंट्रोल प्रोसेस हमारी इंश्योर करती है कि जो हमारा आउटपुट है, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे। इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है भाई, देखो सभी डिपार्टमेंट, हालांकि एक कंपनी में हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, एचआर अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया। लेकिन जब सभी डिपार्टमेंट मिलके साथ में काम करते हैं तब हमारा इंश्योर होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन होगी और जो हमारा सर्विस है उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे मेंटेन होगी। तो जब सभी एक सिस्टम बन के काम करते हैं तभी एक कंपनी यहाँ पे अच्छे से ग्रो करती है, उसके उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी यहाँ पे इंश्योर होती है। क्वालिटी एक सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे एक सिंगल डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होती है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम लोग बात करें अपने फिफ्थ पॉइंट की, तो हमारा आता है स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमिक अप्रोच। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब क्वालिटी को हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स में इंप्रूव कर रहे हैं या फिर इंश्योर कर रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते कि हाँ रैंडमली हमने कुछ डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, बल्कि वो एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, ठीक है, कि एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होनी चाहिए कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, हमने एक सेट ऑफ गोल्स बनाए और फिर उन गोल्स पे हमें खरा उतरने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, इंप्लीमेंटेड एंड रिव्यूड सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को रिव्यू करते हैं, सेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट। तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है कि हमें एजम्पशन के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि जो एक्यूरेट डाटा है, फैक्ट्स है, और हमारे कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे स्टेटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जो कि हमारे कह सकते हो कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। तो वहां पे पहले से ही सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, ठीक है, कि हाँ हमें पीएच को इतना रखना है, टेम्परेचर को इतना रखना है। तो ये सारी चीजें जब हमारे पास पहले से ही हमारा कह सकते हो सेट फॉर्म में होती हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करते हैं। डाटा ड्रिवन एक्शंस इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस डिफेक्ट। तो वही चीज है कि हमारा डाटा, हर एक चीज का डाटा हमारे पास होता है कि हाँ हम लोग अगर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये डाटा है, हमें इसको इसी रेंज के अंदर बनाना है, इसमें हमें ये सारी चीजें इंश्योर करनी है। तो वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, तब हमारा जो है क्वालिटी अच्छे से मेंटेन होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन। तो हमारा कम्युनिकेशन वही होता है कि हमारा यहाँ पे एक ओपन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हमें इंश्योर करना है, ठीक है, ताकि सभी के बीच में यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, बस सभी के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए। एक रेगुलर मीटिंग और फीडबैक हमें लेते रहना है, अपने एम्प्लॉयज का भी, स्टाफ का भी। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि टीक्यूएम यहाँ पे क्या करता है, फोकस करता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक बार जो है इंप्रूव कर दिया उसके बाद हम ध्यान ही नहीं दे रहे। द एम इज टू रिड्यूस एरर्स, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वही सारी चीजें हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जब हम लोग यहाँ पे टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स को अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब टीक्यूएम को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है कि लेस रिजेक्ट होंगे, है ना। जैसे जब क्वालिटी सही होगी सारे प्रोडक्ट्स की तो हम उसको रिजेक्ट कम से कम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा काम तेजी से होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट भी यहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा दवा है, ठीक है, जो भी हमारी दवा है वो रिजेक्ट कम हो रही है, तो हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी, कंपटीशन हमारा यहाँ पे बढ़ेगा, हम लोग यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे कॉम्पीट कर पाएंगे, जॉब्स भी ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास बढ़ेगी, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी दवा की, ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको प्रेफर करेंगे। तो ये सारे हमारे कह सकते हो एक इफेक्ट हो जाते हैं हमारे टीक्यूएम को अप्लाई करने के। और बेनिफिट्स की बात करें तो देखो बेनिफिट्स भी थोड़ा बहुत वही आ जाता है कि हमारा जब टीक्यूएम को हम लोग फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होती है,
रिलायबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, उनकी लॉयल्टी बढ़ जाती है, वेस्ट यहाँ पे रिड्यूस होता है, डिफेक्ट कम से कम होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा यहाँ पे कम हो जाता है, इनहेंस हो जाती है हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, और प्रमोट होता है एम्प्लॉय एनवायरनमेंट और टीम वर्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको फॉलो करते हैं, और ब्रांड इमेज यहाँ पे इंप्रूव होती है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होगी तो भाई लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो उनकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, है ना, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनसे कंपटीशन बढ़ पाएगा, और यहाँ पे लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे वही चीज है कि जब हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को इंश्योर करते हैं तो हमें भले शॉर्ट टर्म में बहुत फायदा ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक बहुत ही नाम होता है कंपनी का, उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे TQM। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वालिटी बाय डिजाइन के बारे में। अब देखो एक चीज आप लोग समझो, जैसे लगभग ना आप देखोगे जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी में आपको सिमिलर सिमिलर सी चीजें दिखेंगी। जैसे TQM आपने देखा सेम ही चीज थी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी यही सारी चीजें दिख रही थी कि हमारा ब्रांड इमेज बढ़ेगी, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, हमारा फोकस होगा कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। तो वही सारी चीजें घूम फिर के आपको सभी में लिखनी है, ठीक है। तो अब क्वालिटी बाय डिजाइन में भी वही चीज है, बस हमें हर चीज का एक कोर कॉन्सेप्ट समझ लेना है। जैसे TQM का कोर कॉन्सेप्ट क्या था कि सभी चीजों में क्वालिटी को इंश्योर करना, उसी तरीके से QBD का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, QBD का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि क्वालिटी हमें बाद में नहीं देखनी है कि जब हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया तब हमें नहीं चेक करनी क्वालिटी, बल्कि उसको बनाते समय, उसको बनाने से पहले ही हमें क्वालिटी का ध्यान रखना है। यानी बनाने से पहले ही हमें प्लान करना है कि किस तरीके से हम उसको किस तरीके से हम उसको बनाए कि हमारी जो जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें क्वालिटी हमारी ऑलरेडी हमें देखने को मिले, हमें बाद में उसको इंश्योर ना करना पड़े, बाद में हमें उसको जो है चेक ना करना पड़े कि हम लोग बाद में चेक कर रहे हैं और बाद में हमें कोई डिफेक्ट मिल रहा है, बल्कि उसको बनाते समय हर एक स्टेप पे, ईच एंड एवरी स्टेप पे हम लोग क्वालिटी को चेक करते हैं। तो वो हो जाता है क्वालिटी बाय डिजाइन। तो क्वालिटी बाय डिजाइन हमारा सबसे पहली बात तो ICH क्यूएट की गाइडलाइंस में मेंशन है, और यहाँ पे ये क्या स्टेट करता है, ये क्या बताता है कि क्वालिटी हमारा प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इट शुड बी बिल्ट इन, यानी कि वो उस प्रोडक्ट में हमें बिल्ड करना होता है, यानी उसको बनाते समय ही, उसको बनाने से पहले ही हमें यहाँ पे क्वालिटी जो है अपने दिमाग में जो है ध्यान रखना होता है कि हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो हर एक प्रोसेस पे हम लोग क्वालिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारा क्वालिटी को हमें फाइनल प्रोडक्ट में नहीं बल्कि हर एक स्टेप में, हर एक प्रोसेस में चेक करना है। अब क्वालिटी बाय डिजाइन हमारा एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और रिस्क बेस्ड, यानी कि देखो क्या होता है, रिस्क बेस्ड का मतलब है कि इसमें जो भी रिस्क आने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग पहले से ही ध्यान रखते हैं कि जो भी रिस्क आ सकते हैं तो उनको हम पहले से ही ध्यान में रखते हैं और उनको दूर करने के बारे में प्लान करते हैं, आइडिया बनाते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक अप्रोच होती है जो कि फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में की जाती है, दैट इंश्योर प्री डिफाइंड प्रोडक्ट क्वालिटी बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स। तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, ठीक है, हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को कंट्रोल करते हैं, समझते हैं और उसमें क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा वही चीज है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से ही क्वालिटी जो है बिल्ड होनी चाहिए रेदर देन टेस्टिंग इट एट द एंड। और बाकी ये हमारा एम्फेसाइज करता है कि क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं होती है बल्कि उसी के अंदर बिल्ट होती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को यहाँ पे हमारे कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स जैसे कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे लिंक करता है। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे इंश्योर करता है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिकेसी को, और टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि बार बार हम लोग कुछ वेरिएबिलिटी कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको भी हमें वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, ठीक है, तो भाई जब हम लोग यहाँ पे शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट हमारे लास्ट में तैयार देखने को मिलेगा उसमें हमारा फेलियर होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे बढ़ेगी, कंट्रोल की, और हमारा रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अच्छे से तैयार होगा, तो हमारा वो सारी चीजें रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर ऑलरेडी आ जाएंगी, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें कोई भी अप्रूवल चाहिए तो वो हमें बहुत ही फास्ट मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे इंश्योर होती हैं। आई डोंट नो व्हाई बट प्रोडक्ट बोलते समय मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बोला ही नहीं जा रहा है ये प्रोडक्ट वर्ड बार बार बोलते समय मुझे बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ रहा है। सो एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्यूबीडी की बात करें तो क्यूबीडी के भी हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमें जो है कह सकते हो जिन पे हमें फोकस करना होता है। तो इसमें हमारा आ जाता है QTPP, CQAPS। तो ये सारी चीजें क्या है हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। QTPP का मतलब होता है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है कि जो भी हमारा टारगेट
प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हमें कैसे यूज करना है, उसका यूज क्या है, उसकी सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी, ठीक है, उन सभी को हमें पहले से ही डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो टैबलेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डिसोल्यूशन रेट क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीजों को हमारा टारगेट करना हमारा क्यूटीपीपी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। देखो, क्रिटिकल क्वालिटी मतलब क्या है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब क्या, जरूरी, ठीक है। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी विद इन लिमिट्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनको हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग उसको एक लिमिट के अंदर ही रखें, मतलब एक प्री डिफाइंड लिमिट हमारे पास ऑलरेडी होती है, उसी के अंदर हमें इन सारी चीजों को मेंटेन करना होता है। ऐसे की बात, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका ऐसे मतलब उसको हम लोग जब टेस्ट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना है, ठीक है, और उसको क्या ऐसे करते समय कौन कौन सी चीजें हमारी ऊपर नीचे आ रही हैं। उसके बाद कंटेंट हमारा यूनिफॉर्म है कि नहीं है, हार्डनेस कैसी है, अगर टैबलेट है वो कितनी देर में डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो ये सारी चीजें हमारी ध्यान रखनी है हमें कि लिमिट के अंदर ही हो। रिस्क असेसमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही जो भी रिस्क है उसका पता लगा लेते हैं। भाई क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा हुआ है, तो उसमें हमने देखा हुआ था इस चीज को। अब इसमें हमारे कुछ टूल्स होते हैं, एफएमई है, तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ है क्यूआरएम में, आई होप आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिजाइन स्पेस के बारे में। देखो, डिजाइन स्पेस क्या होता है, जैसे मान लो कोई दवा हम लोग बना रहे हैं, तो उस दवा को बनाने बनाते समय हमें कितना टेम्परेचर रखना है वो एक फिक्स होता है। जैसे मान लो कोई हमारा मान लो कोई टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग है, तो उसके लिए टेम्परेचर हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे। मान लो कोई हमारा नहीं है और हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है, तो हम लोग टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। मान लो कोई कोई भी हमारी दवा है उसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो एक मिक्सिंग स्पीड भी होती है कि हम लोग यहाँ पे उसको कितने आरपीएम पे मिक्स कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे फिक्स होती हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर दवा के लिए। तो जो हमारी एक फिक्स और प्री डिफाइंड रेंज है, ठीक है, जब उसी रेंज के अंदर हम लोग दवा को तैयार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिजाइन स्पेस। डिजाइन स्पेस क्या है, मतलब कि कह सकते हो एक मल्टी डायमेंशनल कॉम्बिनेशन होता है हमारे वेरिएबल्स का इनपुट, मतलब जैसे कि हमारा फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस पैरामीटर्स का, कि हमें जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है, वो कितने पीएच पे तैयार करनी है, क्या टेम्परेचर हमारा होना होना चाहिए जो है तैयार करते समय। तो वो सारी चीजों का जो एक फिक्स पैरामीटर होता है वो हमारा होता है डिजाइन स्पेस। कि अगर हम लोग यहाँ पे इन सारे फिक्स्ड पैरामीटर्स के अंदर अपनी दवा को बनाएंगे तो हमारी दवा जो है अच्छे से तैयार होगी, उसकी क्वालिटी यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो ये हो जाता है डिजाइन स्पेस। मतलब कोई स्पेस नहीं है, ऐसे समझो, कोई जगह नहीं है डिजाइन स्पेस, बल्कि एक फिक्स्ड पैरामीटर्स की रेंज होती है, एक रेंज होती है जो कि हमारी प्री डिटरमाइन होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन स्पेस। कंट्रोल स्ट्रेटजी की बात करें तो वही चीज है कि हमारा जो डिजाइन स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, तो वो हमारा होगा कंट्रोल स्ट्रेटजी। जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हो गया, इन प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया। उसके बाद प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये भी क्या है, ये हमारा एक टूल है, ठीक है, कि मतलब ये क्या करता है, ये हमारे प्रोसेस को एनालाइज करता है जब वहां पे वो चल रही होती है। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे कह सकते हो बीच के प्रोसेस में ही एनालाइज करता रहता है कि वहां पे उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाए। वर्किंग विद इन दिस स्पेस इट इज नॉट कंसिडर्ड अ चेंज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे देखो, ये टूल क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जब वो बन ही रहा होता है, जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उसी के बीच में उसको यहाँ पे क्या करता है, टेस्ट करता है। अब मान लो टेस्ट करते समय इसको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे मान लो टेस्ट करते समय इसको लग रहा है कि टेम्परेचर अगर 70 डिग्री होना चाहिए, तो मान लो वो यहाँ पे ऑलरेडी, मान लो वहां पे उसको लग रहा है कि टेम्परेचर 90 डिग्री है, तो भाई ये क्या करेगा, भाई ये इस 90 डिग्री को कम करके 70 या फिर 80 पे लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने बेसिकली टेम्परेचर को चेंज किया। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर नॉर्मली यहाँ पे हम लोग कोई भी चेंज करते हैं प्रोसीजर में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको हमें उसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है रेगुलेटरी एजेंसी से। लेकिन जो हमारा प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पहले से ही चेंज कर रहे हैं, बल्कि हम लोग बीच प्रोसेस में चेक करते हैं, और बीच प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तब हम लोग यहाँ पे उसको चेंज करते हैं। तो इस चेंज से क्या होता है, इस चेंज से हमारा कोई भी, मतलब कह सकते हो इस चेंज के लिए हमें कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये हमारा एक रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है ना, कि जब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन ही रहा होता है उसी टाइम उसको मॉनिटरिंग करता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे इंश्योर करता है, और यहाँ पे विदाउट स्टॉपिंग द प्रोसेस, तो यहाँ पे बिना प्रोसेस को स्टॉप किए ये क्या करता है, बीच के प्रोसेस में ही अगर इसको कुछ लगता है कि कोई गड़बड़ है तो उसको यहाँ पे वो सही कर देता है। तो ये हमारा हो जाता है प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। और फिर हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो भाई वही चीज है कि हमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट मेंटेन करके रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो, अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे एक साथ देखें कि कैसे हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें अपने क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल को हमें जो है कह सकते हो डिफाइन करना है
कि हमें किस चीज़ को हमें टारगेट करना है क्वालिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जरूरी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें चेक करना है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, हमें देखना है कि किस चीज़ से रिस्क हो सकता है। उसके बाद हमें डिजाइन करना है और हमारा एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना है। उसके बाद हमें एक डिजाइन स्पेस को स्टैब्लिश करना है, डिजाइन स्पेस मतलब हमें एक फिक्स रेंज को स्टैब्लिश करना है। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रेटजी को डेवलप करना है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को हमें वैलिडेट और इंप्लीमेंट करना है। अब अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, जब हम लोग क्यूबीडी को फॉलो करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे कंसिस्टेंट रहती है, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इंप्रूव होती है, ठीक है, बैच फेलियर्स यहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि भाई जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो हम लोग हमारा बैच क्यों फेल हुआ। देखो बैच कभी कभी फेल हो जाता है अगर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हम लोग अगर उसकी क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं और अगर वो सही नहीं आती है, ठीक है, तो पूरा पूरा बैच कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। तो वो नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी हम लोग पहले से ही टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा क्या होगा भाई, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हमारी रेगुलेटरी अप्रूवल भी अच्छे से देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत इजीली मिल जाएंगे। कॉस्ट बचेगा, डेवलपमेंट टाइम हमारा सेव होगा, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हमारा इनेबल हो जाएगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सपोर्ट होगा और पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, सिंपली समझो, ये सारी चीज़ें हमारी क्वालिटी से ही रिलेटेड है, हर बार हमें क्वालिटी को ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्यूबीडी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में, तो देखो यहाँ पे हम लोग किसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, यानी ये भी हमारा कुछ क्वालिटी से रिलेटेड ही होगा। तो हाँ, यहाँ पे देखो ये हमारा एक ऐसा अप्रोच होता है, इसके अंदर हमारी ऐसे चीजें होती हैं जिनको अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो करें तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। देखो इसका नाम सिक्स सिग्मा क्यों है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट इतना आप लोग समझो कि ये हमारा एक ऐसा अप्रोच होता है कि अगर हम लोग इस अप्रोच को फॉलो करें, इसके अंदर जो भी चीजें हैं अगर हम लोग उसको फॉलो करें, मतलब कह सकते हो इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो अगर हम उनको फॉलो करें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डिफेक्ट के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। ये हमारा एक साइंटिफिक और डाटा ड्रिवन क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच होता है, जिसका यूज हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए और कंसिस्टेंट यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे कंसिस्टेंट बनी रहे, हर बार हमें सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं अगर सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। It aims to make the process almost error free and achieve high efficiency in pharmaceutical production। और इसका मेन फोकस यही होता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें एरर या फिर डिफेक्ट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है, कैसे यहाँ पे सिक्स सिग्मा देखने को मिला, तो सबसे पहली बार इस सिक्स सिग्मा को है हमारा मोटोरोला, जी हाँ वही मोटोरोला जो हमारे आजकल मोबाइल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी मोटो कंपनी ने यहाँ पे सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। इस मोटो में 1986 में यहाँ पे बिल स्मिथ थे जिन्होंने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और बाकी यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, मतलब जब इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी में सिक्स सिग्मा को फॉलो किया तो यहाँ पे अपनी क्वालिटी को इन्होंने इंप्रूव किया बाय रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एंड प्रोसेस वैलिडेशन। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट ये और फेमस कब हुआ, जो जनरल इलेक्ट्रिक हमारी कंपनी थी, ठीक है, मतलब तो उसके जो सीईओ हैं जैक वेल्च, तो उन्होंने यहाँ पे इसको अपनी कंपनी में अप्लाई किया 1995 में, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ और 2000 तक आते आते ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। मतलब फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें मेंशन थी उसको यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड मान लिया गया कि अगर इसको फॉलो करे कोई भी कंपनी तो उसकी कंपनी में डिफेक्ट के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। सिक्स सिग्मा इज अ डाटा ड्रिवन प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन मेथड दैट यूजेज स्टेटिस्टिकल टूल। तो यहाँ पे हमारे कह सकते हो कुछ स्टेटिस्टिकल टूल्स होते हैं। देखो स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, हमारा मैथ से रिलेटेड एक ब्रांच है, तो वहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑलरेडी हमारे कह सकते हो प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं, ठीक है, एक फिक्स अप्रोचेस होती हैं, तो उनको अगर यहाँ पे फॉलो किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे टारगेट ऑफ नो मोर देन 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख अगर प्रोडक्ट आप लोग के तैयार हो रहे हैं, ठीक है, फिर कंपनी के, तो उसमें मैक्सिमम 3 से 4 प्रोडक्ट ही खराब होंगे, ठीक है। यानी वैसे तो 3.4 है, बट 3.4 का मतलब यहाँ पे मान लो कि या तो 3 या तो 4, ठीक है, मतलब एक 3 से 4 के बीच में ही प्रोडक्ट खराब होंगे, बाकी सारे बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके प्रिंसिपल के बारे में, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई सबसे इसके भी हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला आता है कस्टमर सेंट्रिक इंप्रूवमेंट। तो भाई सिक्स सिग्मा का भी हमारा फोकस होता है, भाई पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही हमारा फोकस क्या है कि कस्टमर की नीड को मीट किया जाए, इंश्योर किया जाए
प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सेटिस्फाई किया जाए हमारे एंड यूजर को। देखो कस्टमर बहुत से हो सकते हैं, जैसे एक इंडस्ट्री के लिए कस्टमर कौन है, एक इंडस्ट्री के लिए कस्टमर वो भी है जो यहाँ पे मेडिकल शॉप में दवा को ले रहा है, और कस्टमर वो भी है जो मेडिकल से दवा को ले रहा है। आप समझ रहे हो, जैसे मेडिकल वाला भी तो इंडस्ट्री के लिए कस्टमर ही है, लेकिन एंड यूजर कौन है, एंड यूजर वो है, एंड यूजर है हमारा पेशेंट, ठीक है। तो एंड यूजर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए दवा से, क्योंकि दवा का यूज एंड यूजर करेगा। भाई इंडस्ट्री से दवा हमारा होलसेल वाले भी लेते हैं, होलसेल से दवा हमारे रिटेल सेल वाले लेंगे, तो वो भी तो कस्टमर हुए, लेकिन उनको दवा यूज नहीं करनी है, वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं। एंड यूजर कौन है, एंड यूजर हमारा पेशेंट है, तो पेशेंट को दवा सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब भी वही चीज आती है कि हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। वेरिएशन मतलब देखो चेंजेस यहाँ पे कम से कम होने चाहिए, है ना, बार बार ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे प्रोसेस में चेंजेस करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। एलिमिनेटिंग वेस्ट तो वही चीज है कि अगर कोई अननेसेसरी स्टेप है, ठीक है, अननेसेसरी मटेरियल है, या फिर किसी चीज में अननेसेसरी टाइम लग रहा है जो कि वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा है, तो उसको हमें रिमूव कर देना है। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज तो यहाँ पे टीम वर्क को इंकरेज करता है, जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉय यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना रोल प्ले करते हैं और क्वालिटी इंप्रूव होती है। और कंट्रोलिंग द प्रोसेस तो यहाँ पे डाटा और कंट्रोल मेथड्स को यूज करके हम लोग जो है एक स्टेबल और एफिशिएंट ऑपरेशन को इन्वॉल्व करते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि इसको सिक्स सिग्मा क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे सिग्मा के कुछ लेवल्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, हमारा 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स सिग्मा तब बोला जाएगा जब यहाँ देखो सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है कि 10 मिलियन में, ठीक है, 10 मिलियन में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट होंगे। तो अगर हमारा सिक्स सिग्मा को पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया गया तो यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो 3.4 हो जाएगा पर 10 मिलियन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो थोड़ा सा कम है, मान लो सिक्स सिग्मा उतना अच्छे से नहीं फॉलो हुआ, तो यहाँ पे सिग्मा के लेवल्स भी हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने मान लो 5 सिग्मा को फॉलो कर रही है, तो उसका जो यील्ड होगा, यील्ड क्या है, यील्ड मतलब कि प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका आउटपुट कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो अगर 6 सिग्मा है तो यील्ड होगा 99.99%, क्योंकि भाई 10 लाख में सिर्फ 3.4 प्रोडक्ट उसके खराब हो रहे हैं, बाकी सारे सही हैं। अब अगर 5 सिग्मा लेवल है कंपनी का तो उसके मान लो 10 लाख में 233 खराब होंगे। अगर 4 सिग्मा लेवल है तो 10 लाख में लगभग 6210 प्रोडक्ट जो है खराब देखने को मिलेंगे। अगर 3 सिग्मा लेवल है कंपनी का तो हमारा लगभग 66,807 प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी के खराब देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे 2 सिग्मा लेवल है तो ये बढ़ जाएगा यहाँ पे 3 लाख जो है 8,338 प्रोडक्ट है, यानी कि 10 लाख में 3 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी के खराब हो जाएंगे। और अगर किसी कंपनी का लेवल सिग्मा जो है एक ही है तो भाई 10 लाख में से 6 लाख से ज्यादा यानी लगभग 7 लाख प्रोडक्ट उसके खराब ही हो जाएंगे। तो भाई उसकी यील्ड कितनी होगी, जब 7 लाख खराब हो गए तो उसका बचा कितना, भाई 3 ही लाख तो बचा। तो 10 में से 3 लाख कितना, 30%, यानी फिर उसको जो है यील्ड सिर्फ 30% की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे तो कंपनी घाटे में ही चली जाएगी। तो एटलीस्ट जो है 3 सिग्मा लेवल तक तो मेंटेन करना ही चाहिए हर कंपनी को। बाकी जो एक कंपनी का फोकस होता है वो होता है 6 सिग्मा का। तो ये हो जाता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 6 सिग्मा को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो भाई देखो अप्लाई करने के इसके 2 अप्रोचेस होते हैं। एक होता है डीमैक अप्रोच, एक होता है डीमैट। देखो वैसे तो DMAIC बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होगा। तो एक होता है DMAIC अप्रोच, एक होता है DMADB अप्रोच। अब ऐसे समझो दोनों ही अलग अलग चीज के लिए होते हैं। जैसे DMAIC अप्रोच तब फॉलो करी जाती है जब यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बन रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। और अगर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो नया है, हम लोग कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं और हमें इंश्योर करना है कि उसकी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन हो, तब हम लोग यहाँ पे इस दूसरे वाले अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली वाली को देखते हैं, तो यह हो जाता है DMAIC। तो DMAIC का मतलब होता है डिफाइन, एनालाइज, मेजर, इंप्रूव, कंट्रोल। देखो हर एक लाइन से स्टेप है। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर प्रॉब्लम को इंप्रूव करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग कब करेंगे, जब हमारा एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस होगी, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तब हम लोग इस अप्रोच का यूज करते हैं। तो इसमें हमारे फॉलोइंग फेजेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला आता है डिफाइन।
तो डिफाइन मतलब कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट का गोल है कि ठीक है कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो कितना बड़ा कह सकते हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा हमें प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, तो उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारे डिफाइन में आ जाती हैं। फिर हमारा आता है मीजर। तो मीजर में हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट डाटा ऑन करंट प्रोसेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी करंट प्रोसेस है, ठीक है, तो उसका क्या डाटा है, ठीक है, कि वो कितनी खराब है, उसकी वजह से हमारा डिफेक्ट कितना आ रहा है। जैसे अभी मान लो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 10 लाख में से कितने प्रोडक्ट हमारे खराब देखने को मिल रहे हैं इस प्रोसेस की वजह से, और इस प्रोसेस में कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिनकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं या फिर बहुत ही खराब हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग मेजर करेंगे। फिर हम लोग एनालाइज में हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है, और रूट कॉज अगर है तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स टूल्स का यूज करेंगे ताकि हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर सकें कि किस चीज़ की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम लोग इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है सोल्यूशन को डेवलप करेंगे। भाई सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन मतलब कि वो सोल्यूशन सिरप वाला नहीं, बल्कि सोल्यूशन मतलब कि समाधान। तो हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे सोल्यूशन को, उसको टेस्ट करेंगे, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या वो एलिमिनेट कर पा रहा है जो भी प्रॉब्लम है उसको, और अगर कर पा रहा है तो हम लोग यहाँ पे रूट प्रोसेस चेंजेस में इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, अपने प्रोसेस में। और कंट्रोल करने के बाद, कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जब हमारे सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया तो हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कितनी अच्छे से यहाँ पे अपना इफेक्ट शो कर रहा है, और ये हमारा सस्टेन्ड रिजल्ट यहाँ पे इंश्योर करता है यूजिंग कंट्रोल चार्ट या फिर एसओपीज मतलब वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब डीएमए डीबी की बात करें तो यहाँ पे होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई नया प्रोडक्ट होता है या फिर कोई नई प्रोसेस होती है। अब इसमें भी देखो वही सारी चीजें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसका गोल क्या है, ठीक है, और कस्टमर की नीड क्या है, बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है। फिर मीजर करेंगे कि हमारी क्रिटिकल टू क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को देखेंगे, फिर जो भी रेलेवेंट डाटा हमारे पास है उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे डिजाइन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाई हमें एक नया प्रोडक्ट जो है डिजाइन करना है, तो हम लोग सबसे पहले कोई एक नहीं बल्कि 2-3 डिजाइन को तैयार करेंगे कि हम लोग किस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो 2-3 अल्टरनेटिव डिजाइन को तैयार करेंगे, और उस 2-3 में से जो सबसे बेस्ट होगी फिर हम लोग यहाँ पे उसको जो है सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिस्क एनालिसिस। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे करेंगे डिजाइन। तो यहाँ पे सब हम लोगों ने एक बेस्ट डिजाइन को चूज कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे एक डिटेल प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट डिजाइन को वही क्रिएट करेंगे, मतलब कि यही जो डिजाइन हमने फॉलो करी है, चूज करी है, ठीक है, उसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो हमारी 6 सिग्मा परफॉर्मेंस लेवल को मेंटेन कर सके। और वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डिजाइन है, ठीक है, उसको हम लोग अगेन टेस्ट करेंगे, अगेन वैलिडेट करेंगे, और जब हमारा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर देंगे और फुल स्केल प्रोडक्शन को हैंड ओवर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है DMADB प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे अप्रोचेस हो जाते हैं 6 सिग्मा के। और अगर हम लोग फाइनली बात करें इसके एप्लीकेशन की या फिर इसके बेनिफिट्स की, तो भाई 6 सिग्मा को फॉलो करने के बाद क्या होता है, प्रोसेस की कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कम से कम हो जाते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस बढ़ जाता है। क्यों, देखो ये सारी चीजें क्यों क्यों क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, इसका रीजन सारा यही है। प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी हो गई है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, क्यों अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई है। जब क्वालिटी बढ़ गई तो हमारा बैच रिजेक्ट नहीं होगा, तो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम से कम हो जाएगा, ठीक है। स्पीड अप, ठीक है, तो यहाँ पे भाई प्रोडक्ट का यहाँ पे डेवलपमेंट भी यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जब क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जब हमारा कोई बैच रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, हमारी सारी चीजें स्मूथली अच्छी चलती रहेंगी, तो हमारा डेवलपमेंट भी यहाँ पे स्पीड अप हो जाएगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा वेस्ट और ठीक है रिवर्क, यानी कि दोबारा से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक ही बार में सारा काम अच्छे से होता रहेगा, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ पे प्रमोट होता रहेगा, ठीक है। जैसे भाई एक बार में 6 सिग्मा नहीं अचीव होता है, जैसे धीरे धीरे करके पहले 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे कंपनी 6 सिग्मा लेवल को अचीव करती है। तो ये हो जाता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखो अगर इसको बहुत सिंपली समझे ना, बहुत सिंपली, तो इतना समझो, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कोई दवा हमने तैयार करी, ठीक है, ये हमारी डोजेस फॉर्म हमने प्रिपेयर करी। अब इस डोजेस फॉर्म में पहले से ही हमारे पास एक लिमिट है कि इस डोजेस फॉर्म का में जो हमारा एपीआई है वो लगभग 500 mg होना चाहिए, ठीक है, यानी जो हमारा ड्रग का कंटेंट है वो हमारा 500 mg होना चाहिए।
अब चलो प्लस माइनस 10% हमारा अलाउड होता है, जैसे 500 mg है तो मान लो चलो अगर मान लो 490 भी है तो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर 500 है तो 510 भी मान लो निकल आया जब हम लोगों ने इसको एनालाइज किया तो भी एक बार को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मान लो जो हमारी फाइनल दवा तैयार हुई उसमें एपीआई होना चाहिए था 500 mg और निकल रहा है यहाँ पे 350 mg। अब बताइए क्या इस दवा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? या फिर मान लो 500 mg और निकल रहा है यहाँ पे, हम कह रहे चलो 450 mg भी निकल रहा है, तब भी यहाँ पे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो देखो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो पहले से एक स्पेसिफाइड लिमिट है किसी प्रोडक्ट को लेकर कि उसमें डोजे उसकी उसमें जो है एपीआई इतना होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इतना होना चाहिए। जैसे मान लो कोई टैबलेट हमने बनाया, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम पहले से डिफाइन है 30 मिनट, और फिर यहाँ पे हम लोग जब चेक कर रहे हैं इन विट्रो कंडीशन में तो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये तो 1 घंटे में भी डिजॉल्व नहीं हो रही, डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही है, तो फिर उसका एक्शन कब आएगा? यानी देखो एक जो प्री डिफाइंड लिमिट्स होती हैं चीजों के लिए, अगर प्रोडक्ट जो है उनसे बहुत ही ज्यादा बाहर निकल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्या उससे बाहर ही निकल जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी जो पहले से एक स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं, ठीक है, जब प्रोडक्ट यहाँ पे उनके अंदर आता ही नहीं है, उनको क्रॉस कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिफर टू एनी टेस्ट रिजल्ट दैट डज नॉट मीट द प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मतलब कि भाई वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मैच ही नहीं कर रहा है, उसको उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट एज डिफाइंड इन द अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। तो वही चीज है कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे आईपी बीपी वीएसपी होते हैं उसमें पहले से ही हमारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे उसको मीट ही नहीं करेगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेस की बात करें कि भाई क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं, तो हो सकता है एनालिटिकल या फिर टेस्टिंग एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन माल फंक्शन यानी कि हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, सैम्पलिंग एरर। देखो एक चीज आप लोग समझो, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में कब पता चलेगा? जब हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या है? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम लोग यहाँ पे अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप लोग को याद हो, आपने टैबलेट पढ़ा था, आपने कैप्सूल पढ़ा था, तो उन सभी में लास्ट में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक कर रहे थे, डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक कर रहे थे, डिसोल्यूशन टाइम चेक कर रहे थे। तो वो सारी चीजें हम लोग कब चेक कर रहे थे? जब हमारी फाइनल दवा तैयार हो जा रही थी। तो अब एक चीज समझो, जैसे मान लो एक बैच में एक बार में मान लो 1000 दवाएं 1000 टैबलेट मैन्युफैक्चर हुई। ध्यान से समझना, ठीक है। अब भाई क्या हम लोग यहाँ पे इस पूरे के पूरे 1000 टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे? ऐसा थोड़ी करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 जैसे एक बैच में जो 1000 टैबलेट बनी है, इस 1000 में से हम लोग 10 टैबलेट ले लेंगे, ठीक है। अब इस 10 टैबलेट का ही तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस 10 टैबलेट को ही हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैसी है, ठीक है। और इन 10 टैबलेट के बेसिस पे ही हम लोग इस 1000 टैबलेट को डिफाइन करेंगे। समझना ध्यान से। तो ये जो 10 टैबलेट हमने लिया है ये क्या है? ये हमारे इस बैच का सैंपल है। जैसे एक बैच में जितनी भी दवा बनी उसका हम लोग एक सैंपल लेते हैं और इस सैंपल को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। समझ लो बात को कि सैंपल की हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब एक चीज समझो, ध्यान समझना। मान लो जो 1000 टैबलेट हमारी बनी है, ठीक है, इसमें से मान लो कि हमारी ज्यादातर टैबलेट बहुत ही खराब बनी है, ऐसे समझना। लेकिन मान लो कोई इस 1000 में से मान लेते हैं कि कोई 50 या 100 टैबलेट ऐसी हैं जो कि हो सकता है बहुत अच्छी हो, और मान लेते हैं कि इसमें से 900 टैबलेट ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार है। मतलब लगभग 900 टैबलेट ऐसी हैं जिनके अंदर मान लो कि हमारा जो एपीआई का कंटेंट है वो 300 mg चला गया है, और जबकि होना चाहिए था 500। और जो 50 से 100 टैबलेट है, हाँ, इनमें हमारा एपीआई कंटेंट जो है मान लो कि वही लगभग 495 से 500 के बीच में ही है। मतलब ये 50 से 100 टैबलेट बहुत सही बनी है इसके अंदर, लेकिन 900 टैबलेट हमारी बड़ी खराब बनी है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 50 और 100 टैबलेट जो अच्छी बनी है इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इस 900 टैबलेट को एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन भाई जब हम लोग यहाँ पे सैंपल लेते हैं तो हम लोग सैंपल रैंडमली ही तो लेते हैं। मान लो इस 1000 टैबलेट के जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं, अब कहीं गलती से अगर हमारे पास, ठीक है, ये 50 से 100 टैबलेट ही आ गई, ध्यान समझना, ठीक है, कि हम लोग जब सैंपल की टेस्टिंग करने वाले हैं तो हम लोग रैंडमली कुछ हम लोग मान लो 10 टैबलेट उठाई। अब इस 10 टैबलेट में अगर मान लो हमारी 9 टैबलेट इस वाले की आ गई, ठीक है, इस वाले की, तो भाई इस वाले में तो सारी चीजें सही हैं, लेकिन बाकी बची 900 में उसमें तो सब खराब है। लेकिन हम लोगों ने जो दवा निकाली सैंपल के लिए, जो 10 टैबलेट हमने सैंपल के लिए लिया, वो हमने अच्छे वाले में से ले लिया। तो अब क्या होगा, अब जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो सब कुछ सही आएगा और हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि अरे हमारा
प्रोडक्ट तो यहाँ पे बहुत अच्छा बना है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो वो जो पूरा प्रोडक्ट है वो खराब है, ठीक है। तो आगे चल के क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे तो हमारी दवा खराब होगी। तो उस खराब होने का रीजन क्या था कि हमने सैंपल ही गलत ले लिया। हमने सैंपल में अच्छी अच्छी चीजों को सिलेक्ट कर लिया, जबकि ज्यादातर चीजें उसमें खराब थी जो कि हमारे पास आई ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस रिलेटेड, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेस में कुछ हमारे चेंजेस हो गए, डेविएशन हो गया। और इन्वायरमेंट, मान लो जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें ही हमारा कुछ कंटामिनेशन हो गया, स्टरलाइजेशन अच्छे से नहीं मेंटेन हुआ। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फेजेज ऑफ ओओएस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन गया है तो वो क्यों गया है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। वो चीजें हम लोग यहाँ पे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे दो फेज में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे थ्योरी नहीं बल्कि यहाँ पे इस चार्ट से समझते हैं, ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। देखो फेज वन क्या होता है, फेज वन कह सकते हो पहला स्टेप होता है, और फेज टू हमारा दूसरा स्टेप होता है। अगर फेज वन में ही हमें पता चल गया कि कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे उसको कह सकते हो सॉल्यूशन, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर सॉल्व हो जाती है तो वहीं पे हमारा क्या होता है, वहीं पे हमारा प्रोडक्ट जो है हमें हम लोग रिलीज कर देते हैं। लेकिन अगर फेज वन में हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम मिल ही नहीं रही है, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो कोई प्रॉब्लम मिले ही ना, और या तो कोई प्रॉब्लम मिले लेकिन वो सही ना हो। तो फिर हम लोग यहाँ पे फेज टू की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थोड़ा समझना। जैसे फेज वन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई एनालिसिस में कोई एरर तो नहीं रह गई है। तो अगर कोई एनालिटिकल एरर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने सैंपल की री एनालिसिस करते हैं, उसको दोबारा से एनालाइज करते हैं। और अगर दोबारा से एनालाइज करने पर जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन के अंडर में आ जाता है, यानी कि जो रिजल्ट है वो विद इन स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हमने फेज वन में ही अपनी एनालिसिस एरर को चेक किया, और यहाँ पे हमें कोई एरर दिखी, हमने उसको दोबारा से एनालाइज किया, और दोबारा से एनालाइज करने पे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि हाँ, पहली बार में जो एनालिसिस हुई थी उसमें थोड़ी बहुत एरर थी। दूसरी बार की एनालिसिस में हमने सेम सैंपल को एनालाइज किया, ठीक है, और जो भी चीज़ें थी वो हमारी दोबारा से रिजल्ट में आ गई, तो हमारा प्रोडक्ट हमने रिलीज कर दिया। यानी बेसिकली जो प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन गया था, ठीक है, तो प्रोडक्ट खराब नहीं था, बल्कि एनालिसिस में ही कोई गड़बड़ हो गई थी। तो वहां पे प्रोडक्ट हमारा सही था तो हमने उसको रिलीज कर दिया। लेकिन अगर मान लो हमने जो है चेक किया, जैसे हमने कोई लेबोरेटरी एरर कैलकुलेशन चेक किया, और वहां पे हमने दोबारा से उसको जो है रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई मतलब उसी चीज को दोबारा से चेक किया, ठीक है, और उसके बावजूद भी हमारा जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फेज टू की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। यानी फेज वन में हमने जो है कैलकुलेशन या फिर लेबोरेटरी एरर को चेक किया, उसको दोबारा से रेक्टिफाई किया, लेकिन जो रिजल्ट है वो फिर भी यहाँ पे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिला, तो हमने फेज टू की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें फेज वन में हमने जो भी दोनों चीजें चेक करी, ठीक है, वहां पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिली, यानी हम लोगों ने जब देखा कि कोई एनालिसिस में कोई एरर तो नहीं है, तो नहीं थी, लेबोरेटरी में कोई एरर नहीं तो नहीं है, नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पे फेज टू की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब फेज टू में देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फाइनल असाइनेबल, यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या देखते हैं कि फेज टू इन्वेस्टिगेशन को अगर हम लोग देखें, तो फेज टू की इन्वेस्टिगेशन के तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हमारा जो है कोई रूट कॉज मिलता है, रूट कॉज का मतलब क्या है, देखो रूट कॉज का मतलब है कि मान लो कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके रॉ मटेरियल में ही हमें कोई प्रॉब्लम दिख गई, तो भाई अगर रॉ मटेरियल ही खराब है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा। तो फिर उस पूरे बैच को ही हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्ट कह सकते हो, इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्शन को अप्लाई करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, रॉ मटेरियल क्यों खराब था, और फिर उसको दोबारा से आगे से सही करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सेकंड में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सैंपल की री एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक सेकंड एनालिस्ट एनालिस्ट से इन डुप्लीकेट, यानी देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तुम लोग क्या करते हैं, सैंपल को रीएनालाइज करते हैं कि एक दूसरे से, मतलब पहले जिसने किया था उससे नहीं, बल्कि दूसरे एनालिस्ट एनालिस्ट से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं। इन डुप्लीकेट का मतलब है यहाँ पे दो बार, यानी सैंपल के एनालिसिस हम लोग किसी दूसरे एनालिस्ट से दो बार कराते हैं। और अगर जो रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब पहले वाला जो एनालिस्ट था उसने कुछ गड़बड़ करी थी। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि एनालिस्ट एनालिस्ट ने ही कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो
तो यहाँ पे रिलीज करने के बाद भी हालांकि हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन को अप्लाई करते हैं, मतलब कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्यों क्यों हमारी पहली बार गड़बड़ हुई थी, एनालिस्ट ने ऐसे क्या मिस्टेक करी थी, और अगर हुई थी तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से ना हो इसलिए उसको करेक्टिव एक्शन भी अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीसैम्पलिंग, यानी कि जो हम लोग सैंपल चेक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग दोबारा से सैंपल लेंगे, ठीक है, और उस सैंपल को, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे हम लोग सेम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बैच है, तो उस बैच में जो पहले हमने सैंपल लिया था उसकी बजाय हम लोग एक दूसरा सैंपल लेंगे, और इस दूसरे सैंपल को दूसरे एनालिस्ट से 2 बार चेक कराएंगे। यानी यहाँ पे हम लोग सेम सैंपल को 2 बार करा रहे हैं दूसरे एनालिस्ट से, यहाँ पे हम लोग दूसरा सैंपल लेंगे, और अगर यहाँ पे दूसरे सैंपल का रिजल्ट भी अगर हमारा स्पेसिफाइड लिमिट से आउट आया, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पहला सैंपल भी फेल हुआ, दूसरा सैंपल भी फेल हुआ, और फेल कब हुआ, जब दूसरे एनालिस्ट ने 2 बार चेक किया, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है और पूरा बैच यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन था, तो बेसिकली इसी को हम लोग यहाँ पे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो होता क्या है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड टू आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट एंड एलिमिनेट द रूट कॉज, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि जो रूट कॉज है कि एक्चुअल में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और किस वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रहा है, तो उसको सबसे पहले तो हम लोग करेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं ताकि उसका फ्यूचर में होने का चांस बिल्कुल कम हो जाए। अब अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, सीएपीए मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन में, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारा डेविएशन है, जो भी हमारा चेंज है, इश्यू है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, रूट कॉज को फाइंड करते हैं, करेक्टिव एक्शन यानी कि इस रूट कॉज को सही करने के लिए जो भी एक्शन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे ना हो, आगे ये चीज़ दोबारा ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन को भी प्लान करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस को भी हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। बाकी देखो जो हमने फेज 1 और फेज 2 देखा था, तो उसका थ्योरी भी अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें, तो फेज 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई असाइनेबल कॉस्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और बाकी ये फर्दर 2 फेज में होता है। पहला होता है रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच शीट, प्रोसेस पैरामीटर्स को चेक करते हैं। अगर कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग में, बैच शीट में या फिर प्रोसेस पैरामीटर्स में ही कोई प्रॉब्लम अगर हमें दिखती है, तो हम लोग बैच को रिजेक्ट कर देते हैं और सीएपीए को अप्लाई करते हैं। और दूसरे फेज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। यानी यहाँ पे देखो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है, तो एडिशनल में हम लोग क्या करते हैं कि रीटेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, रीएनालाइज करते हैं सेकंड एनालिस्ट से। अगर हमारा सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं तो बैच को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिलीज हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टिल आउट ऑफ लिमिट आता है तो बैच को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इन्वेस्टिगेटिव और करेक्टिव एक्शन यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने चेंज कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में। अब देखो इसको भी अगर आप लोग देखो तो वैसे तो बहुत सिंपल ही है। जैसे देखो चेंज कंट्रोल अगर हम लोग नाम से ही देखें तो क्या होता है कि टाइम टाइम पर हमें कभी कभी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि टाइम टाइम पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती रहती है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई चेंज हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़े, है ना, या फिर हो सकता है कि जो है जगह भी कभी कभी चेंज करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो अगर अगर कोई भी चेंज किया जा रहा है तो उस चेंज पर यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनका एक कंट्रोल होना चाहिए। तो कैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज यहाँ पे चेंज को कंट्रोल करती हैं उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर आप इंडस्ट्री में कोई भी चेंज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उसको यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ही होता है, ठीक है। ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस में मेंशन होता है, गाइडलाइंस में मेंशन होता है कि जैसे मान लो आपने अप्रूवल ले लिया, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। अब अप्रूवल मिलने के बाद अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज किया, साइट में कोई चेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई चेंज किया, तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि चेंज क्यों हुआ है, किस लिए किया गया है, ठीक है, और चेंज वैलिड है कि नहीं है, जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा चेंज कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये हमारा फॉर्मल सिस्टम होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होता है, ताकि जो भी चेंजेस मेड किए जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली इवैल्यूएट हो, ठीक है, कि प्रॉपर्ली उनका इवैल्यूएशन हो कि चेंज क्यों परफॉर्म किया गया है और सही है कि नहीं है, ये चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया जाए, और यहाँ पे उसका अप्रूवल लेना है, ठीक है, मतलब कोई भी चेंज अप्लाई करने से पहले उसका अप्रूवल लेना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। और ये हमारा की एलिमेंट होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। पर्पस की हम लोग बात करें तो सब भाई पर्पस क्या है कि हमारा अगर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चेंज को पहले इवैल्यूएट करना है कि चेंज हम लोग करें कि नहीं करें, उसके लिए अप्रूवल लेना होता है। तो चेंज अगर सही होगा, ठीक है, तो उसे अप्रूवल मिल जाएगा, और अगर अप्रूवल मिल गया तो उस चेंज से क्या होगा, हमारी
प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी मेंटेन रहेगी। मतलब देखो, चेंज ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, ये चीज़ हमारा ध्यान रखता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ कंप्लायंस मेंटेन रहेगा, ठीक है? उनको फॉलो करते हुए गाइडलाइंस यहाँ पे मेंटेन रहेगी, तो अप्रूवल जो है, अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेसेबिलिटी, यहाँ पे देखो कि जो भी चेंज है, ठीक है, तो चेंज को ट्रेस किया जा सके कि कहाँ चेंज किया गया है, क्यों चेंज किया गया है, उसका एक रिकॉर्ड हो। और अकाउंटेबिलिटी, कि अगर इस चेंज से कोई भी प्रॉब्लम हुई आगे चल के, तो अकाउंटेबिलिटी लेने वाला भी कोई हो, कि हाँ, कोई जिम्मेदारी लेने वाला हो। और टू प्रोवाइड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम अनकंट्रोल। और कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई अगर चेंज पर कोई कंट्रोल ही ना हो, देखो चेंज पर अगर कोई कंट्रोल होगा ही नहीं, तो क्या होगा, हो सकता है कंपनी वाले कुछ भी चेंजेस कर दें, हो सकता है वो अपनी दवा की क्वालिटी खराब कर दें, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे। तो इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए हमारी चेंज कंट्रोल पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। अब फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन होता है कि जो भी चेंजेस हैं, तो पहली बात की जो चेंजेस हुए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फिर उनका रिव्यू करना, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, क्यों हुए हैं, अप्रूवल देना कि हाँ चलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसके बाद वैलिडेट करना कि ये जो चेंज है, ठीक है, कहीं कहीं ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेगुलेटरी और जीएमपी रिक्वायरमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे चेंज की एनालिसिस करना और मॉनिटर करना कि इस चेंज से क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या मतलब क्या बदलाव हुआ है इस चेंज से। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो भाई देखो, तीन टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। एक होता है मेजर चेंज, तो इस मेजर चेंज को तो इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी होता है, और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और रेगुलेटरी फीलिंग को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, करेगा, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मान लो फॉर्मुलेशन में कोई चेंज होना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई चेंज होना, स्टरलाइजेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, पहले मान लो कोई दूसरा मेथड था, बाद में कोई दूसरा मेथड अपना लेना, तो ये सारे हमारे मेजर चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके लिए प्रियर, यानी कि पहले पहले ही हमें एक रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है। चेंज हम लोग अपने आप से नहीं करेंगे, बल्कि पहले जब अप्रूवल मिलेगा, चेंज के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अप्रूवल मिलेगा तब चेंज को अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा हमारा आ जाता है माइनर चेंजेस। तो देखो, माइनर चेंजेस में क्या होता है कि एक लिमिटेड इम्पैक्ट होता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। एग्जाम्पल की बात करें तो चेंज इन सप्लायर ऑफ नॉन क्रिटिकल मटेरियल, जैसे मान लो भाई जो नॉन क्रिटिकल, जैसे जो बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है, और या फिर कुछ माइनर इक्विपमेंट में कोई अपडेट कर दिया गया, तो ये सारे क्या है कि अब सप्लायर में कोई चेंज हो रहा है, जैसे भाई जरूरी रॉ मटेरियल के सप्लायर में चेंज हो रहा है, तो वहां पे हमें मेंशन करना होता है। लेकिन कुछ कुछ हमारे ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि उतनी जरूरी नहीं होती हैं, तो उनमें अगर मान लो उनकी सप्लायर में कोई चेंज हो रहा है, तो वो सारा इतना मतलब माइनर चेंजेस होते हैं, और इसको यहाँ पे इंटरनली, मतलब कि कंपनी के अंदर ही जो है मैनेज किया जा सकता है, एक मीटिंग वगैरह को बुला के, कि हाँ ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या होता है कि भाई देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में जैसे कि कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज हो गया, मान लो कंपनी का एक हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, अब अगर उस हेल्पलाइन नंबर में मान लो उसने कोई चेंज कर दिया, मान लो कंपनी ने अपने नाम में कोई चेंज किया, अपनी ब्रांडिंग में कोई चेंज किया, तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये भी हमारा जो है ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ चेंज के बारे में, कि कौन कौन से एरिया में चेंज देखने को मिल सकता है, तो भाई देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हो सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ कहाँ, रॉ मटेरियल हो सकता है चेंज हो जाए, इक्विपमेंट हो गया, प्रोसेस पैरामीटर्स हो गए, टेस्टिंग, वैलिडेशन प्रोसीजर, पैकेजिंग मटेरियल, क्लीनिंग प्रोसेस, इन सभी में चेंज हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो जो क्वालिटी टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, इसमें चेंज हो सकता है। सैम्पलिंग साइज, ठीक है, तो सैंपल का साइज मान लो 1000 टैबलेट्स पे हो सकता है, 10 टैबलेट था पहले, तो मान लो 5 ही कर दिया किसी ने, ठीक है, या फिर या फिर 20 कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। वैलिडेशन प्रोसेस में चेंजेस हो सकते हैं। रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स और फाइनल प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, यानी कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जैसे जो पहले से ही फिक्स होता है, जैसे मान लो एक स्पेसिफिकेशन है कि रॉ मटेरियल हमारा 98% बिल्कुल वेट बाय वॉल्यूम बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब मान लो उसको चेंज करके 97 कर दिया, 96 कर दिया, या फिर 99 कर दिया, तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन के साथ चेंजेस हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंजेस हो गए। एसओपीज, जो कि हमारा हर प्रोसीजर का एक फिक्स एसओपी होता है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे एरिया ऑफ चेंज है कि कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है, एडिशन हो सकता है, या फिर जो है एलिमिनेशन हो सकता है। रॉ मटेरियल में हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है, कि हमारा जो है कोई रॉ मटेरियल में कोई और चीज ऐड हो गई, या फिर कोई जरूरी चीज छूट भी सकती है, ओमिशन हो गया। स्पेसिफिकेशन हो गया रॉ मटेरियल का, तो यहाँ पे भी वही हो गया कि स्पेसिफाइड लिमिट में कोई चेंजेस हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में भी चेंज हो सकता है, कि पहले इतना लिया जा रहा था, बाद में कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन प्रोसीजर, इन सब में भी चेंजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारा इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। वैलिडेशन
जो इक्विपमेंट को वैलिडेट करने के जो मेथड्स होते हैं उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। इक्विपमेंट का हो सकता है कोई पार्ट चेंज हो जाए, वर्किंग या फिर डिजाइन लेआउट चेंज हो जाए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और चेंज इन एनी प्रोग्राम, ठीक है, तो जो हार्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे भी चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो ये था हमारा एरिया ऑफ चेंज कि कहाँ कहाँ चेंज परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें चेंज कंट्रोल की, कि भाई अगर जो चेंज है तो उस पर हमारा जो कंट्रोल होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो भाई देखो जब चेंज पे कंट्रोल होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, तो कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको पहले वो इवेल्युएट करेंगे और फिर ही उसका अप्रूवल देंगे, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे कंसिस्टेंट बनी रहेगी, है ना। क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे उस चेंज से कोई इफेक्ट होगा तो उसको अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे कंसिस्टेंट मेंटेन रहती है। अनऑथराइज चेंज यहाँ पे प्रिवेंट होते हैं। भाई देखो जो चेंज होने वाला होगा उसी का अप्रूवल मिलेगा। जीएमपी यहाँ पे मेंटेन रहता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन रहता है, ठीक है। रिस्क हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। देखो रिस्क मतलब चेंज हम लोग क्यों करेंगे, चेंज हम लोग तब करेंगे जो हमें दिख रहा है कि जो ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई जरूरी चेंज है तो भाई वो जरूरी भी है होना। उसके बाद प्रोसेस की रिलायबिलिटी और सेफ्टी यहाँ पे इंप्रूव होती है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेसिबिलिटी। तो वही चीज़ है कि हमारा जो भी चेंज है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चेंज कंट्रोल के बेनिफिट में देखने को मिलती है। तो ये था हमारे यहाँ पे चेंज कंट्रोल। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है ISO 9000। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ISO 9000 के बारे में। अब देखो ISO क्या होता है। ISO होता है हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे देखो ये ISO अपने बहुत अलग अलग फील्ड में सर्टिफिकेट देती है। जैसे ये जो 9000 का सर्टिफिकेट है ये ISO देती है क्वालिटी के फील्ड में। इसी तरीके से एक होता है ISO 14000 का सर्टिफिकेट, ये हमारा ISO देती है इन्वायरमेंटल फील्ड के सर्टिफिकेट में, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल फील्ड में। तो अभी ISO 14000 को भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग 9000 की बात करते हैं। तो सिंपली समझो ISO 9000 हमारा वो सर्टिफिकेट है जो कि ISO उन कंपनी या फिर उन इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है जो कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उनको यहाँ पे ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो ये सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब इन गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट को हमारा कोई कंपनी फिल कर लेती है तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। अब एक चीज समझो, जो ISO 9000 का सर्टिफिकेट है ये ISO 9000 के फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि सर्टिफिकेट इसका मिलता है ISO 9001 के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो ये ISO 9001 के बाद में भी यहाँ पे कुछ हमारे नंबर्स मेंशन होते हैं, जैसे कि अभी के लिए जो लेटेस्ट चल रहा है वो है हमारा 2015। अब यहाँ पे 2015 का मतलब है कि इसका जो रिवीजन है लेटेस्ट वो 2015 में हुआ था। जैसे इससे 2015 से पहले जो सर्टिफिकेट था वो यहाँ पे 9001 टू 2008 इस तरीके से इशू होता था, क्योंकि इससे पहले इसका रिवीजन 2008 में हुआ था। तो सिंपली समझो जो सर्टिफिकेट है वो 9001 के फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं और जो सारी चीजें हैं और जो ये सारा मतलब कह सकते हो एक ISO 9000 का सारी चीजें हैं वो हमारी इसके अंदर आती हैं। मतलब अभी हम लोग देखेंगे ये हमारा एक फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हमारा बहुत सारे होते हैं, 9001 होता है, 9004 भी होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। बाकी देखो मेन चीज वही है कि हमारा गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट जो है कह सकते हो प्रोवाइड करता है, इनको फुलफिल करने पे इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करके यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो है क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी के साथ मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे देखो ISO 9000 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, क्योंकि तभी यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है अगर इसका सर्टिफिकेट मिला होता है। देखो इसका सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो ऑलरेडी उनके अंदर ये सारी चीजें हो ही जाएंगी, है ना। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उनका बहुत अच्छा होगा उन कंपनीज का, उनके अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी कंपनियां हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे कंप्लाई करेंगी, और उसके अलावा यहाँ पे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हमारा ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखो ये सारी चीजें क्या होती है ISO की गाइडलाइंस में मेंशन होती है, ठीक है, मतलब इसी 9000 ये जो देखो ये 9000 क्या है, एक 9000 अब हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग समझोगे, थोड़ा समझना इस चीज को कि एक फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड है। फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे कह सकते हो स्टैंडर्ड मिलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ये 9000 नहीं बल्कि ये 9001 है, वन, ठीक है, यही तो है एक्चुअली। तो इसी का हमें सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। थोड़ा ध्यान से इसको आप नोट्स में भी सही कर लेना अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो
तो ये 9001 है, नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो थोड़ा आप देख लेना। ये 9001 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। देखो इसके अंदर हमारे कह सकते हो आज के दिन में करंटली यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। अब कहीं कहीं अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को ये इस तरीके से दिख रहा होगा, 9001 2 3 4 दिख रहा होगा, वो ओल्ड है, ठीक है, वो ओल्डर सिस्टम था। अभी उसके बारे में बात करेंगे। आज के दिन में जो लेटेस्ट सिस्टम है वो हमारा इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे हमें आईएसओ के अंदर जो है एक हमारा आईएसओ 9000 देखने को मिलता है, फिर हमें 9001, फिर हमें 9004, और उसके अलावा उसके बाद हमें देखने को मिलता है 19011, ठीक है। तो ये आईएसओ 9000 के 4 कह सकते हो फैमिली है स्टैंडर्ड की। अब इसमें ध्यान से समझना, जो 9000 है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्यूएमएस मतलब कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक कंपनी कैसे अपने अंदर इंडस्ट्री कैसे अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करेगी, तो जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनकी उनके रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, उनकी वोकेबलरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक एक हमारा कह सकते हो एक कह सकते हो मान लो एक गाइडलाइन मेंशन है। अब उस गाइडलाइंस में हमारे बहुत सारे वर्ड है, तो उन सभी वर्ड्स की जो मीनिंग वगैरह होती है कि उनका क्या मतलब है, वो सारा हमारा यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल्स होते हैं, पहली बात कि आईएसओ 9000 का क्या फंडामेंटल है, क्या इसका एम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स यूज हुए हैं इस आईएसओ 9000 में, उन सभी का जो मीनिंग होता है वो इसके अंदर मेंशन होता है। अब अगर देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं, 9004 की बात करें तो इसके अंदर हमारी गाइडलाइंस मेंशन होती हैं, ताकि जो है क्यूएमएस को कैसे यहाँ पे एक्सेस किया जा सके, कि कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन किया जा सके। और 19011 में क्या होता है कि हमारा ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की गाइडलाइंस मेंशन होती है, कि अगर मान लो इंस्पेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, तो इंस्पेक्शन को कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीजों की गाइडलाइंस हमारी यहाँ पे मेंशन होती है। अब ये जो 9001 है, देखो यहाँ पे यही होता है हमारा सर्टिफाइड स्टैंडर्ड, यानी कि इसी का सर्टिफिकेट हमें जो है देखने को मिलता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो आप इतना समझो कि आईएसओ 9000 अगर किसी को मिला हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जो सर्टिफिकेशन है वो 9001 का मिलता है, ठीक है। और बाकी 3 है, ठीक है, इनके अंदर हमारी गाइडलाइंस वगैरह मेंशन होती हैं अलग अलग चीजों के लिए, और सारी क्वालिटी से रिलेटेड ही होंगी। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, ठीक है, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री को देखें, तो भाई जो आईएसओ 9000 था, सबसे पहले इसको यहाँ पे 1987 में ओरिजिनली पब्लिश किया गया आईएसओ के थ्रू। उसके बाद इसमें रिवीजन देखो कब का हुआ, 1994 में इसमें पहला रिवीजन हुआ, 2000 में दूसरा रिवीजन हुआ। अब देखो 2000 से पहले जो आईएसओ का फैमिली था वो हमारा इस तरीके से था, आईएसओ 9000, 9001, 9002, 9003, ठीक है, और 9004 भी शायद था। लेकिन 2000 बाद के बाद क्या हुआ कि इन तीनों को ही मिला के हमारा 9004 में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, 9004 में कन्वर्ट कर दिया गया। 2008 में देखो क्या हुआ, 2008 में हमारा जो है तीसरा रिवीजन देखने को मिला, जहां पे क्लैरिटी और कंपैटिबिलिटी हमारी मेंटेन करेगी आईएसओ 14000 के साथ। अब यहां पे भी ध्यान समझना, देखो एक होता है आईएसओ 9000, ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्वालिटी के लिए दिया जाता है। और एक सर्टिफिकेट हमारा और भी होता है आईएसओ 14000, ये हमारा तब दिया जाता है जो कंपनी है जब वो एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि जब वो यहाँ पे ये भी ध्यान रखती है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए कंपनी के, तब यहाँ पे उसको मिलता है आईएसओ 14000 का सर्टिफिकेट। तो एक अच्छी कंपनी कब मानी जाएगी, एक अच्छी कंपनी तब मानी जाएगी जब वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन करे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखे। तो अगर कोई कंपनी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखती है तो उसको यहाँ पे आईएसओ 14000 का सर्टिफिकेट मिलता है। अब जैसे आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेट यहाँ पे 9001 के फॉर्म में मिलता है, उसी तरीके से 14000 का सर्टिफिकेट भी 14001 के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो 2008 में यहाँ पे ये बताया गया कि भाई देखो हमें कंपनी में क्या करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो मेंटेन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ भी कह सकते हो कंप्लाई करके चलना है, कंप्लायंस बना के चलना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे 2015 की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे लेटेस्ट रिवीजन है वो देखने को मिला, जहां पे इंट्रोड्यूस किया गया रिस्क बेस्ड थिंकिंग। देखो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमें जो है प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। जो भी रिस्क यहाँ पे आ सकते हैं उसको पहले से ही इवेलुएट कर लेना है और उनको पहले से ही सही करने की कोशिश करनी है। और लीडरशिप पे भी फोकस किया गया कि एक प्रॉपर लीडर होना चाहिए। अब आईएसओ 19000 की बात करें तो आज के दिन में हमें इसके अंदर जो है 9000, 9001, 4 और 19011 ये सारे हमारी देखने को मिलते हैं, जिनको हमने ऑलरेडी देखा। अब अगर हम लोग यहाँ पे आईएसओ 9000 के प्रिंसिपल्स की बात करें, तो यहाँ पे देखो जो हमारा आईएसओ 9000 का प्रिंसिपल है, तो उसके हमारे कुछ कोर कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला हो गया कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच। तो ये सारे हैं, इनको एक एक करके देखते हैं।
देखो सिंपल है, वही सारी चीजें हैं। कस्टमर फोकस का मतलब क्या है कि भाई हमें कस्टमर को ध्यान में रखना है ना। उसके उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है। लीडरशिप, तो यहाँ पे लीडरशिप पे भी आईएसओ में बहुत फोकस किया गया है कि प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए जो सभी को साथ में लेके चले, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो अपने ही फैसले को लेके चल रहा है, दूसरों की सुन ही नहीं रहा है कंपनी के अंदर। सभी एम्प्लॉयज की जो है इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी भी बड़े फैसले में। एंगेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं, यहाँ पे वही चीज है कि हर एक एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, सभी को मोटिवेट करते रहना चाहिए, सभी को एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। और सभी का जो है हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट की क्वालिटी में। प्रोसेस अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है कि हमें फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बल्कि हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप में क्वालिटी को मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें जो है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिले जैसा हम चाहते हैं, यानी कि डिजायर्ड आउटकम हमें देखने को मिले। इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें मेंटेन करके रहना है, हमें कोशिश करनी है कि हम जो है हर दिन इम्प्रूव करते रहें। बेसिकली सिक्स सिग्मा को हमें अचीव करने की कोशिश करते रहनी है। और बाकी यहाँ पे इनोवेशन और अडेप्टेशन को भी यहाँ पे इनकरेज करता है। और उसके बाद देखो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एजम्पशन के बेस पे डिसीजन ले लेना है, जो एविडेंस है प्रॉपर डाटा जिसका अवेलेबल है, ठीक है, साइंटिफिक हो, वैसा ही डिसीजन हमें लेना है किसी भी इंपॉर्टेंट फैसले में। और रिलेशन मैनेजमेंट की बात करें तो हमें जो भी सप्लायर है, कस्टमर है, स्टेक होल्डर है, उन सभी के साथ एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रहना है, क्योंकि ये हमारा सक्सेस और वैल्यू क्रिएशन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे आईएसओ 9000 के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है अपनी कंपनी में, और अगर किसी कंपनी को यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला तो भाई देखो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही कंसिस्टेंट हो जाएगी, है ना, जीएमपी से कंप्लायंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे प्रमोट होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि एक जो फिक्स स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इनहेंस होगा, ट्रेसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, कि जो भी चेंजेस हुए हैं या फिर कोई भी अगर चीजें होती हैं तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। और यहाँ पे रेगुलेटरी इंस्पेक्शन भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, कि टाइम टाइम पे एक रेगुलेटरी इंस्पेक्शन होता रहता है ताकि देखा जा सके कि जो सर्टिफिकेट दिया गया है तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक टाइम उसको सर्टिफिकेट मिल गया फिर बाद में उसने कुछ गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होता रहता है जो हमारा आईएसओ की टीम है उसके थ्रू। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यहाँ पे इनकरेज होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी का कल्चर इंप्रूव होता है कि क्वालिटी बना के ही रखनी है। एक फ्रेमवर्क यहाँ पे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि एक कंटिन्यू इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका फैसिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, आईएसओ 9000 एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। तो अगर इसका सर्टिफिकेशन किसी कंपनी को मिल गया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है आईएसओ 9000 का। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आईएसओ 14000 के बारे में। अब देखो आईएसओ 14000 की बात करते तो यहाँ पे ये भी हमारा एक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि हमारा आईएसओ ने डेवलप किया इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को फोकस करते हुए। यानी यहाँ पे देखो दीज स्टैंडर्ड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइज निगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट फ्रॉम देयर ऑपरेशन। यानी यहाँ पे ये सर्टिफिकेट तब मिलता है जब यहाँ पे कोई कंपनी ऐसा काम करती है जिससे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन हो। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आईएसओ 14000 हमारा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है कि कैसे यहाँ पे वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए, एनर्जी को कैसे कंज्यूम करना है, ठीक है, केमिकल को कैसे हैंडल करना है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, वाइल मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। यानी कि हमें प्रोडक्ट्स में क्वालिटी के साथ साथ कैसे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो आईएसओ 14000 के अंदर मेंशन होती है। और अगर उन गाइडलाइंस को कंपनी फॉलो करती है तो यहाँ पे आईएसओ 14001 का सर्टिफिकेट उसे देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे वही चीज है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना, हजार्डियस यानी कि जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल हैं उनका यहाँ पे कह सकते हो कंटामिनेशन, यानी उनसे होने वाले जो भी प्रदूषण है, नुकसान है, उनको रोकना, कम करना। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना कि भाई जो भी कॉर्पोरेट है उसकी इन्वायरमेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो जिससे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो। और उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे क्यूएमएस के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करना कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईएसओ 14000
को जो है सबसे पहले डेवलप किया गया और फिर यहाँ पे जो कंपनी इसको फॉलो करती है इसको सर्टिफिकेट्स को दिया गया। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इस ISO 14000 के फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो भाई इसके अंदर तो हमें बहुत सारे कह सकते हो स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आ जाता है ISO 14001, तो ये हमारा सबसे मेन होता है, यानी यही हमारा कह सकते हो इसी का सर्टिफिकेट कंपनी को मिलता है जब वो एनवायरमेंट की गाइडलाइंस को मेंटेन करके रखती हैं। तो सर्टिफिकेट अगर किसी को मिला हुआ है ISO 14000 का, तो वो कैसे मिलता है? वो मिलता है 14001 का। तो यहाँ पे भी इसका जो लेटेस्ट रिवीजन है वो 2015 में देखने को मिला और इसमें एक अमेंडमेंट भी आया था 2024 के अंदर। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई देखो, इसके बाद हमारा 14004, 5, 6, 15, 20, 24, 25, 31, तो इस तरीके से फिर इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो कहीं कहीं आप लोग को इसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड भी देखने को मिलेंगे, बट ये मुझे थोड़ा सा सही लगा, जो कि 2-3 जगह मुझे कॉमन देखने को मिला, तो यहाँ पे इतना हमने इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या आप लोग को ये सभी लिख के आना है? नहीं, आप लोग इसमें से 2-4 लिख देना, ठीक है, उसके बाद लिख देना कि एटसेट्रा। तो इतना ही क्या ही आप याद करोगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा देखें कि हर एक चीज क्या बताना चाह रहे हैं, तो देखो 14001 तो सबसे पहली बात यही हमारा होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट विद गाइडेंस, ठीक है, तो इसी का सर्टिफिकेट मिलता है और इसी में सारी गाइडेंस होती हैं। उसके बाद 14004 में हमारा जनरल गाइडलाइंस होती है इम्प्लीमेंटेशन की, अगर हमें जो है ISO 14001 को इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, तो कैसे उसकी क्या क्या जनरल गाइडलाइंस होती हैं वो इसके अंदर मेंशन होती हैं। उसके बाद यहाँ पे 14005 में क्या होता है? गाइडलाइंस फॉर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू फेस्ट। तो मान लो एक बार में अगर कोई कंपनी एक बार में जो है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट फेस में करे, तो जो फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है उसकी गाइडलाइंस हमारी इसके अंदर मेंशन होती हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 6 वाले की बात करें तो 6 में क्या होता है? हमारा इनकॉर्पोरेटिंग। तो अगर कोई इको फ्रेंडली यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने हैं, इको डिजाइन का मतलब जो इको फ्रेंडली डिजाइन होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो इसके अंदर होती हैं। फिर 15 की बात करें तो इसके अंदर हमारा एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, जो भी साइट्स और ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है, कंपनी जहाँ पे लोकेटेड है, तो उसका जो असेसमेंट होता है कि भाई वो किस जगह पे है, ठीक है, उससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, तो उसका जो असेसमेंट होता है वो यहाँ पे 14015 में मेंशन होता है कि कैसे असेसमेंट, कैसे हमें इंस्पेक्ट करना है साइट्स को, है ना। मतलब कि बेसिकली जो भी अथॉरिटीज होती हैं ISO की, तो उनको कैसे ऐसे एक्सेस करना है साइट्स को, तो वो यहाँ पे इसके अंदर मेंशन होता है। 14020 की बात करो तो यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल लेबल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ कंपनियां क्या होती है, जब वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कह सकते हो अच्छे क्या, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल लेबल्स को चिपका देते हैं कि इको फ्रेंडली। तो वो जो लेबल्स वगैरह होते हैं, डिक्लेरेशंस होते हैं, वो उनकी जनरल प्रिंसिपल्स वगैरह इसमें मेंशन होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर हमारा आता है टाइप 1 इन्वायरमेंटल लेबलिंग। तो ये हमारा कह सकते हो इन्वायरमेंटल लेबलिंग यहाँ पे भी है, तो ये हमारी टाइप 1 होती है, ठीक है, इसके भी हमारे टाइप्स होते हैं। तो इनके प्रिंसिपल प्रोसीजर्स यहाँ पे इसमें 24 में मेंशन होते हैं। 25 की बात करें तो इसके अंदर हमारा टाइप 3 इन्वायरमेंटल डिक्लेरेशन होता है, मतलब कि जो हमारी कंपनी है वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से कह सकते हो हार्म कर रही है या फिर कितना नहीं हार्म कर रही हो, उसका जो डिक्लेरेशन होता है वो यहाँ पे इसके अंदर होता है। उसके बाद 14031 की बात करें तो इसमें हमारा एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है। मतलब देखो, मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो बनने से लेकर, ठीक है, मतलब अपने रॉ मटेरियल से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक उसने एनवायरनमेंट को कितना हार्म किया, ठीक है, या फिर कितनी गैस को इमिट करी, या फिर कितना उसने एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया, तो उसके जो प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और उसके बाद इसी का जो रिक्वायरमेंट और गाइडलाइंस होते हैं कि भाई कितना होना चाहिए, कितना मैक्स होना चाहिए, वो यहाँ पे इसके अंदर मेंशन होता है, किसमें? 14044 में। फिर 046 की बात करें तो हमारा यहाँ पे इसमें वाटर फुटप्रिंट। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे अपने पूरी लाइफ साइकिल में कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो यहाँ पे इसके अंदर होती हैं। फिर 50 की बात करें तो 50 में हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखो, इस पूरे गाइडलाइंस की जो वोकेबलरी होती है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए, उनका क्या मतलब है, वो यहाँ पे इसके अंदर मेंशन होता है। फिर हमारा 063 आता है, तो इसके अंदर हमारा कह सकते हो इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, यानी कि कैसे कैसे अपने जो एक कंपनी है, ठीक है, तो कैसे अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, उसकी जो गाइडलाइंस और एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे इसके अंदर होते हैं। फिर देखो, एक होता है ग्रीन हाउस गैस। तो देखो, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जो हमारा CO2 मेथेन वगैरह होती हैं, इनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। तो जो हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना CO2 और मेथेन को इमिट कर रहा है अपने पूरे लाइफ साइकिल में, तो वो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज में आ जाता है। तो इसका जो कह सकते हो एक क्वांटिफिकेशन होता है, रिपोर्टिंग होती है, वो यहाँ पे
इसमें 64 में मेंशन होती है। और जो प्रोजेक्ट लेवल यानी कि हर एक प्रोजेक्ट, जैसे क्या होता है कि एक कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो पर प्रोजेक्ट में कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट हुआ, ठीक है, और या फिर कितना उसमें रिडक्शन हो पा रहा है, कितना कम होता जा रहा है टाइम 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 पे, तो उसका जो उसकी जो गाइडलाइंस होती है वो यहाँ पे 64 में मेंशन होती है। फिर यहाँ पे देखो 64 के ही हमारे जो है, देखो 64 के ही हमारे यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या मेंशन होता है, हमारा वेरिफिकेशन या फिर वैलिडेशन होता है, ठीक है, गाइडेंस का। और उसके बाद 67 में क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट का कार्बन, तो कितना कार्बन इसने यहाँ पे इमिट किया, उसका जो यहाँ पे फुटप्रिंट होता है वो यहाँ पे इसमें हमारे 67 में मेंशन होता है। तो ये हमारी कुछ गाइडलाइंस हो जाती हैं। अब मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, बाकी इतना आप लोगों से इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, आप लिख देना दो चार जो भी आपको अच्छा लगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ की प्रिंसिपल्स की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारा सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी कमिटमेंट की, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट की, कैसे मतलब कि यहाँ पे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपना इंटेंट बताती है कि कैसे वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी, है ना। उसके बाद प्रिवेंशन ओवर करेक्शन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रिवेंशन को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है करेक्शन से। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि होने से पहले ही बचा लेना, यानी हमें ये नहीं देखना कि हमारा प्रोडक्ट बन गया उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि अब ये हमारा कितना कम नुकसान करे, बल्कि बनने से पहले ही हमें यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि हम लोग किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करें कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। उसके बाद कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी हमारे लॉज हैं, स्टैंडर्ड है, उनके साथ कंप्लाई करना, उनके साथ मेल भाव बना के चलना, है ना। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो वहाँ पे वही चीज़ है कि हमें कंटिन्यू इंप्रूव करना है कि हम कम से कम यहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान करें अपना प्रोडक्ट बिल्ड करते समय। स्टेक होल्डर, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उन सभी को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करते तो यहाँ पे एक ट्रेसेबल और ऑडिटेबल इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट की वजह से कितना नुकसान हुआ या फिर कितना कम हुआ, ठीक है, कोई कितना गैस इमिट कर रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो भाई देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा वही चीज है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव हो, ठीक है, पोल्यूशन रिड्यूस हो, वेस्ट रिड्यूस हो, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करें, ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे कम हो, ठीक है, एनर्जी और रिसोर्सेज को सेव करके, कंपनी की इमेज यहाँ पे इनहेंस होगी अगर उसको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज यहाँ पे प्रमोट हो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो इन्वायरमेंटल फील्ड में, और उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को भी सपोर्ट मिलता है क्योंकि ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है। अगर किसी को ISO 14001 का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसको ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाती है। तो ये हमारा हो जाता है ISO 14000। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने NABL के बारे में। अब देखो NABL क्या होता है। NABL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। देखो सिंपल सी बात अगर हम लोग करें तो ये हमारी इंडिया की एक एजेंसी है, मतलब ठीक है, जो कि हमारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है लेबोरेटरीज को, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब ऐसी लैब्स जिनके टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं उनको यहाँ पे NABL का सर्टिफिकेट जो है हमें देखने सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर किसी लैब को NABL का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका मतलब कि उस लैब की जो टेस्टिंग है और उस लैब के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हैं। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स एक्रीडिटेशन। तो एक्रीडिटेशन का मतलब ये कि कह सकते हो मान्यता प्राप्त करती है ना, मान्यता देती है, अपना अपना जो है सर्टिफिकेट देती है टू लेबोरेटरीज परफॉर्मिंग टेस्टिंग कैलिब्रेशन एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इन इंडिया। NABL हमारा एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है लेबोरेटरीज laboratories involved in pharmaceutical industry calibration of equipment and quality control operate in accordance with international standard of competence and reliability। देखो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है लेबोरेटरीज का, ठीक है, कि जो टेस्टिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो उसके साथ हमारे जो लैब्स हैं वो मिला के चल पाए, ठीक है, उनके अंदर, हमारी लैब्स के अंदर वो क्षमता हो कि वो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाए। इसमें हमारा NABL बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई NABL उन्हीं को अपना एक्रीडिटेशन देता है जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाती हैं। Accreditation by NABL signifies that laboratory is technically competent, follows validated methods and produces accurate, reliable and traceable result। तो वही चीज़ है कि हमारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो लेबोरेटरी प्रोड्यूस करती है उनको यहाँ पे NABL का एक्रीडिटेशन मिलता है, ठीक है, पहचान मिलती है, NABL की मान्यता मिलती है, ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो NABL को सबसे पहले 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के थ्रू यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में ये जो है हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पार्ट बन गया, यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड बन गया। एनएबीएल हमारा क्या हो गया, एनएबीएल हमारा एक सिग्नेटरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एनएबीएल है ना, इसका जो कह सकते हो साइन होता है या फिर कह सकते हो इसके जो संबंध होते हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरनेशनल हमारे कुछ रिकॉग्निशन से होते हैं, मतलब कि कुछ हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ यहाँ पे इसका एक साइन अप होता है ना। कि अगर यहाँ पे समझ लो किसी लैब को, देखो एनएबीएल इंडिया की ही बॉडी है, लेकिन एनएबीएल का सर्टिफिकेट अगर किसी लैब को मिला तो फिर उस लैब को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि एनएबीएल ऑलरेडी जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ यहाँ पे इसकी एक सिग्नेटरी का मतलब होता है कि कह सकते हो इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, संबंध है कि हाँ मेरा रिजल्ट इतना एक्यूरेट है कि अगर मैंने किसी को सर्टिफिकेट दिया है तो फिर वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा, तो उसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल ही जाता है। तो इसका जो सिग्नेटरी होता है वो कह सकते हो हमारा एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के साथ होता है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के साथ होता है। और इसके अलावा देखो दीज रिकॉग्निशन मेक एनएबीएल लेबोरेटरी रिजल्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एनएबीएल सर्टिफाइड लैब्स होती हैं उनकी रिजल्ट्स यहाँ पे ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएबीएल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, टू प्रोवाइड अ फॉर्मल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ये हमारा लेबोरेटरी, जो भी लेबोरेटरी है ठीक है, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रही हैं उनको यहाँ पे फॉर्मल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस और टेक्निकल कॉम्पिटेंस को यहाँ पे प्रमोट करता है। और देखो यहाँ पे जो भी लेबोरेटरीज को यहाँ पे एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिला होता है तो उनके जो रिजल्ट होते हैं, पहली बात तो वो बहुत ही, उनके अंदर जो डाटा इंटीग्रिटी होती है वो यहाँ पे इंश्योर होती है, मतलब कि उनका जो भी डाटा है वो यहाँ पे कह सकते हो बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही सुटेबल होता है। और ट्रेसेबिलिटी, तो यहाँ पे जो भी डाटा है उसको ट्रेस किया जा सकता है कि कहाँ से आया, कैसे आया है। उसके बाद टू एनहांस एक्सेप्टेशन ऑफ इंडियन लेबोरेटरी डाटा, ठीक है, तो जो भी इंडियन लैब का डाटा है वो ग्लोबली भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है अगर वो एनएबीएल सर्टिफाइड होता है। और यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस भी यहाँ पे फैसिलिटेट होता है, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल, फूड, एनवायरमेंट और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो भी वही चीज है कि हमारे यहाँ पे जो भी लैब्स को यहाँ पे एनएबीएल का सर्टिफिकेट मिला होता है वो तभी मिलता है जब वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करती हैं, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कंप्लाई करती हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे एनएबीएल एक्रेडिटेशन प्रोसेस के बारे में, तो यानी कि एनएबीएल का एक्रेडिटेशन अगर किसी लैबोरेटरी को चाहिए तो वो कैसे मिलता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमारी एक बॉडी होती है सीएबी। सीएबी का मतलब होता है कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी। तो देखो यहाँ पे जो लैबोरेटरीज होती हैं वो सबसे पहले इस बॉडी को अप्रोच करती हैं, ठीक है, और ये बॉडी एक इनिशियल टेस्टिंग परफॉर्म करती है। और जब इसको लगता है कि हाँ इसको एप्लीकेशन मिल सकता है तो यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे एनएबीएल को एप्लीकेशन फाइल करती है। उसके बाद जो एनएबीएल सेक्रेटरियाट होता है, ठीक है, सेक्रेटरियाट, देखो ये सेक्रेटरियाट है, ठीक है, सेक्रेटरियाट होता है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। सर को इतना पता नहीं रहता है। तो जो एनएबीएल सचिवालय होता है, सेक्रेटरियाट का मतलब होता है सचिवालय, वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन को क्या करते हैं, स्क्रूटिनी मतलब होता है जांच करना, ठीक है। सबसे पहले वो एप्लीकेशन की एक्नॉलेज लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको जांच परख करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल है, मतलब एप्लीकेशन में देखो सारी चीजें मेंशन होती है कि जो लेबोरेटरी है, ठीक है, वो किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो कर रही है। तो वहां पे वो चेक करती है कि क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की एडिक्वेसी है कि नहीं है, तो होती है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो एक लीड एसेसर होता है, एसेसर मतलब कि जो जांच परख करने वाला होता है, ठीक है, जो कि जो भी हमारा जांचता वगैरह है, वो उसमें जो लीड असेसर होता है वो एक प्री असेसमेंट करता है, ठीक है, मतलब कि वो एक इनिशियल जांच करता है लेबोरेटरी की। और जब यहाँ पे प्री असेसमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा एक फाइनल जांच होता है पूरी टीम के थ्रू, ठीक है। पहले सिर्फ एक बंदा जाता है, ठीक है, जो कि इसमें एक्सपर्ट होता है, और उसके बाद फिर पूरी टीम जाती है फाइनल असेसमेंट के लिए। और जब फाइनल असेसमेंट भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर असेसमेंट की यहाँ पे स्क्रूटिनी का मतलब होता है अगेन जांच, ठीक है, तो जांच होती है एनएबीएल सचिवालय के थ्रू। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एक्रेडिटेशन कमेटी होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिकमेंडेशन जाता है एक्रेडिटेशन के लिए। और अगर यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं तो फाइनली यहाँ पे जो एनएबीएल का चेयरमैन है वो यहाँ पे अप्रूवल दे देता है और यहाँ पे एनएबीएल का सर्टिफिकेट जो है इशू हो जाता है एनएबीएल सचिवालय से। तो इस तरीके से यहाँ पे एनएबीएल का जो है एक्रेडिटेशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि लेबोरेटरी हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करें, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को यहाँ पे जो है इंक्रीज करता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बिल्ड करता है, नीड ऑफ रीटेस्टिंग, ठीक है, तो
भाई देखो, जब NaBl का कोई अगर टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो वहां पे उसको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से वो लोग टेस्ट करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। ओवरऑल लेबोरेटरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव होती है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये हो गया हमारा NaBl। और फाइनली बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज। देखो, NaBl क्या है? NaBl हमारा वो सर्टिफिकेट है जो कि तब दिया जाता है जब कोई लेबोरेटरी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि एक लेबोरेटरी को बहुत अच्छा काम करने के लिए कह सकते हो प्रेरित करती हैं, या फिर कह सकते हो इसके अंदर ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिनको अगर एक लेबोरेटरी फॉलो करे तो वो बहुत अच्छे से चीजों को परफॉर्म करेगी। अब ऑल्दो यहाँ पे देखा जाए तो ये बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। मतलब ऐसी लेबोरेटरी जिनको जो नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग परफॉर्म करे, थोड़ा ध्यान से समझना। नॉन क्लिनिकल का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग ह्यूमंस की टेस्टिंग नहीं परफॉर्म करते हैं। और ये हम लोग कब करते हैं? जब भी हम लोग यहाँ पे कोई दवा की जांच परख करते हैं, या फिर कोई न्यू ड्रग डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं, तो कोई जब न्यू ड्रग डेवलप होती है तो थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले क्या होता है? इनिशियल स्टेज में सबसे पहले उसकी लेबोरेटरी में ही जांच परख करी जाती है। यानी लेबोरेटरी में ही देखा जाता है कि ये जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये जो नई ड्रग है, इसके अंदर कौन सा कह सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या क्या इसका केमिकल और फिजिकल नेचर है, और किस तरीके से यहाँ पे इन विट्रो टेस्टिंग में परफॉर्म कर रहा है। तो वो सारी चीजें हमारी लेबोरेटरीज में ही तो होती हैं। तो लेबोरेटरी जब यहाँ पे किसी नई ड्रग की नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग कर रही है, तो उसको बहुत ही ध्यान से करें, या फिर किस तरीके से बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। तो उसके लिए हमारे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको यहाँ पे लेबोरेटरीज को फॉलो करना होता है। बाकी यहाँ पे ये सभी लेबोरेटरी फॉलो कर सकती हैं अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो कि क्वालिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी और ट्रेसिबिलिटी को इंश्योर करती हैं ऑफ द डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज। जीएलपी हमारा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्लानिंग, परफॉर्मिंग, मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड अचीविंग लेबोरेटरी स्टडीज, ठीक है। especially those related to safety testing of pharmaceutical chemicals, cosmetics and food additives, ठीक है, फूड एडिटिव्स। तो यहाँ पे देखो, जो भी केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, उन सबकी जो भी हमारी कैसे उनको टेस्ट करना, उसके लिए जो प्लानिंग है, परफॉर्मेशन है, मॉनिटरिंग है, और देखो ये अचीविंग या आर्चीविंग है। आर्चीव मतलब कि देखो, हमें हमें जो है लेबोरेटरी स्टडीज को सबसे पहले थोड़ा सा आर्चीव करके रखना होता है, छुपा के रखना होता है ना। उसको हमें सबके सामने ऐसे ओपन नहीं करना होता है जब तक कि हमें अप्रूवल ना मिले, ठीक है, जब तक हमें कह सकते हो ऑर्डर ना मिले लेबोरेटरीज को। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे जो नई ड्रग है, ठीक है, जब तक एक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिलता है, उसको थोड़ा सा आर्चीव करके रखा जाता है, उसकी टेस्टिंग वगैरह को। जीएलपी हमारा इंश्योर करता है कि जो भी लेबोरेटरी डाटा है, ठीक है, वो यहाँ पे कह सकते हो रेगुलेटरी सबमिशन और कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं ना, वो एक्यूरेट है, रिप्रोड्यूसिबल है, और यहाँ पे एक्सेप्टेबल है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे हाई क्वालिटी, रिलायबल टेस्ट डाटा इंश्योर करता है, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी को यहाँ पे प्रमोट करता है, रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस को फैसिलिटेट करता है, हमारा ट्रेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद हमारा फ्रॉड, डाटा मैनिपुलेशन, एरर्स, इन सबको प्रिवेंट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, मतलब जीएलपी के अंदर क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। तो यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, जीएलपी के अंदर की जो भी ट्रेंड स्टाफ है वो ट्रेंड होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, और उनकी यहाँ पे डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पूरे लेबोरेटरी में यहाँ पे एक क्वालिटी एश्योरेंस का माहौल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो भी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, डाटा की एक्यूरेसी की जांच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर्ली डिजाइन हो, मेंटेन हो, कैलिब्रेटेड हो, और उसके बाद देखो टेस्ट और रेफरेंस आइटम प्रॉपर्ली कैरेक्टराइज्ड हो, स्टोर्ड हो, डॉक्यूमेंटेड हो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि देखो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसका एक रिटन प्रोसीजर होता है, एसओपी। तो एसओपी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होनी चाहिए। स्टडी प्लान हमें पहले से ही बना के रखना है, ठीक है, अप्रूवल प्रोटोकॉल। उसके बाद रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग तो एक्यूरेट, कंप्लीट और साइन रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, हमारे जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है। और आर्चिविंग, तो यहाँ पे वही चीज है कि हमें डाटा को सिक्योरली स्टोर करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बेनिफिट्स ऑफ जीएलपी की बात करते तो हमारा रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमारा इंश्योर करता है। उसके बाद क्वालिटी, इंटीग्रिटी, तो वही सारी चीजें, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है डाटा में। और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को भी हेल्प करता है, रिड्यूस करता है एरर, फ्रॉड और डाटा मैनिपुलेशन को, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग को प्रमोट करता है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता है। और आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते समय मुझे आई डोंट नो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट आई होप आप लोगों ने समझा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।